हेलो हेलो, आई एम ऑडिबल? आवाज आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो हम लोगों ने कल स्टार्ट करा था IS 16। रिवाइज किया होगा आप लोगों ने? किसी को कोई डाउट है किस तरीके का? No, sir. Great. हम लोगों को स्टार्ट करा टॉपिक डेप्रिसिएशन के ऊपर। ठीक है, डेप्रिसिएशन कैसे करना है, हम लोग कैसे डेप्रिसिएशन लगाएंगे IS 16 में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के ऊपर, वो सारी चीजें इसके ऊपर देखते हैं। बहुत सिंपल सी चीजें हैं। फर्स्ट टॉपिक है द की प्रिंसिपल्स विद रिगार्ड टू द डेप्रिसिएशन आर एज फॉलोज। क्या क्या की प्रिंसिपल्स है? पहला है ऑल द प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दैट इज अ PPE विद अ फाइनाइट लाइफ। अगर उसका फाइनाइट लाइफ है, फाइनाइट दो टाइप के एसेट्स हैं जब जिसकी यूजफुल लाइफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की जो फाइनाइट होगी और दूसरे इनफाइनाइट होगी। इनफाइनाइट मतलब जिसका आप यूजफुल लाइफ पता ही नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या करना पड़ता है, एस्टिमेट करना पड़ता है यूजफुल लाइफ का। तो कुछ एसेट्स ऐसी होंगी जिसको आप एस्टिमेट कर पाओगे और बहुत सारी यूजफुल लाइफ होंगी, बहुत सारी एसेट्स होंगी जिसका आप यूजफुल लाइफ को एस्टिमेट ही नहीं कर पाओगे। यहाँ पे लिखा हुआ जिसकी फाइनाइट लाइफ है, ऑल द प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट विद द फाइनाइट यूजफुल लाइफ मस्ट बी फाइनाइट, मतलब 5 years 10 years 15 years कुछ आप एस्टिमेट कर पा रहे हो एटलीस्ट, मस्ट बी डेप्रिशिएटेड। आपको डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ द एसेट्स इज द कॉस्ट लेस इट्स रेजिडुअल वैल्यू। हम लोग डेप्रिशिएशन किस पे लगाएंगे? डेप्रिशिएबल अमाउंट। डेप्रिशिएबल अमाउंट मतलब क्या होता है? कॉस्ट जिस पे आपने खरीदा है माइनस रेजिडुअल वैल्यू, एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, दैट इज कॉल्ड द, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रिशिएबल अमाउंट। डेप्रिशिएबल अमाउंट ऊपर क्या लगाते हैं? वो डेप्रिसिएशन लगाते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ सिंपल सी पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? रेजिडुअल वैल्यू इज द, अब बात आती है रेजिडुअल वैल्यू मतलब क्या होता है? दैट इज कॉल्ड द एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है? एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू इज द एस्टिमेट ऑफ द नेट सेलिंग, the net selling proceeds received if the assets at the end of the useful life was disposed of today। मतलब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि रेजिडुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है? अगर जब उसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगा तो हम उसको बेचने जाएंगे तो किस प्राइस में बेच पाएंगे? दैट इज कॉल्ड द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द एसेट्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अनलेस इट इज इंक्लूडेड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द अनदर एसेट्स। क्या लिखा हुआ है? कह रहे हैं कि हम लोग डेप्रिसिएशन को कहां जा सकेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अनलेस मतलब क्या हुआ? मान लो सपोज हम कोई एसेट्स बना रहे हैं, हम लोग कोई मशीन बना रहे हैं, उस मशीन को बनाने के लिए कोई दूसरी मशीन यूज कर रहे हैं। तो जो मशीन बना रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उस मशीन को बनाने के लिए कोई दूसरी मशीन यूज कर रहे हैं, तो जो मशीन यूज कर रहे हैं उसका जो डेप्रिसिएशन होगा दैट विल नॉट ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसको कहां ट्रांसफर करेंगे? उसको नई जो मशीन बना रहे हैं उसमें कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है, जैसे आपको बताया एग्जांपल देकर के। एक मिनट, मान लो सपोज यहाँ पे मशीन A है और ये मशीन B है। हम लोग मशीन B यूज कर रहे हैं किस चीज के लिए? मशीन A को बनाने के लिए। ठीक है, तो मशीन A को बनाने के लिए बहुत सारी कॉस्ट लगी है। मान लो मटेरियल लगा है, मेरे पास है, लेबर लगी है, मटेरियल लगा है मान लो सपोज 1 लाख रुपए का। ठीक है, लेबर लगी है मेरे पास 50,000 रुपीज की। और हम लोग क्या कर रहे हैं? मशीन B को यूज कर रहे हैं मशीन A को बनाने के लिए। ठीक है, तो मशीन B का जो डेप्रिसिएशन होगा दैट डेप्रिसिएशन विल नॉट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर नहीं करेंगे। मान लो सपोज यहाँ मशीन है 5 लाख रुपए का मशीन है। ठीक है, उसका यूजफुल लाइफ कितना है? 5 लाख का मशीन है, उसका यूजफुल लाइफ 10 years का है। ठीक है, अब हम इस मशीन को जो यूज कर रहे हैं, इस B वाली मशीन को यूज कर रहे हैं मशीन A को बनाने के लिए, जिसको जो डेप्रिसिएशन होगा, मान सपोज पूरा 1 साल लगा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या चार्ज करेंगे? 5 लाख डिवाइडेड बाई 10, 50,000 डेप्रिसिएशन इस मशीन की वैल्यू में कैपिटलाइज कर देंगे। मतलब यहाँ पे जो कैपिटलाइजेशन होगा कितने रुपए का होगा? मशीन A के लिए 2 लाख रुपए का कैपिटलाइजेशन होगा। इसका जो डेप्रिसिएशन होगा दैट डेप्रिसिएशन नॉट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका डेप्रिसिएशन में क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे दूसरी एसेट्स की वैल्यू। ठीक है, ये हमने आपको बताया, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। देखो फिर से पढ़ते हैं। सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू द स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। पहले तो क्या बोल रहे हैं कि जो भी डेप्रिसिएशन होगा पीएल में चार्ज करेंगे, नहीं चार्ज करेंगे कब? अनलेस इट इज इंक्लूडेड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द अनदर एसेट्स। अगर किसी दूसरे मशीन की, दूसरे एसेट्स की कैरिंग अमाउंट उसमें इंक्लूड कर रहे हैं तो फिर चार्ज नहीं करेंगे पीएल में। ठीक है, इसको हमने भी एग्जांपल दिया आप लोग।
नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ब्रिंग्स व्हेन द एसेट्स आर एबल टू यूज। अब क्या दो चीजें लिखी हुई है, एवेलेबल टू यूज। तो तीन चीजें होती हैं किसी भी मशीन के लिए, एक होता है मेरे पास मशीन का अवेलेबल टू यूज और दूसरा होता है रेडी टू यूज। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? पहले होता है सॉरी, हमने मशीन को मंगवाया और मशीन जिस दिन मंगवाई दैट कॉल्ड द परचेज डेट। जब वो मशीन हमने इंस्टॉल करा ली, इंस्टॉल कराने का मतलब क्या है कि मशीन अभी अवेलेबल है यूज करने के लिए, हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने पूरे साल उसको यूज नहीं किया। एक्चुअल यूज किया नेक्स्ट ईयर में। और सपोज हमारी फैक्ट्री है गुजरात में, और गुजरात में आपको पता है लाइट जाती नहीं है बिल्कुल भी। हमने एक जेनसेट मंगवा लिया कि हम लोग इसको जेनसेट यूज करेंगे, अगर इलेक्ट्रिसिटी चला जाएगा तो हम लोग फैक्ट्री में जेनसेट यूज करेंगे उसको। पूरे फुल ईयर में लाइट गया ही नहीं एक भी दिन। जब लाइट नहीं गया तो जेनसेट यूज ही नहीं हुआ, लेकिन जेनसेट यूज किया जा सकता है, एक्चुअल यूज एक भी दिन नहीं हुआ, फिर भी वो डेप्रेशन पूरे साल का लगाएंगे। मतलब जितने टाइम हमने यूज किया उतने टाइम का पूरा वो डेप्रेशन लगाएंगे। तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, हम लोग एक्चुअल यूज पे कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन एसेट्स अवेलेबल फॉर यूज हो जाएगी उस दिन से डेप्रेशन लगाना स्टार्ट करते हैं। ये बात यहाँ पे लिखी है, डेप्रेशन ब्रिंग्स व्हेन द एसेट्स इज अवेलेबल फॉर यूज। अवेलेबल फॉर यूज बोले या रेडी टू यूज बोले, बात एक ही है। इसको आप इसके ऊपर लिख सकते हो रेडी टू यूज। एंड कंटिन्यू अंटिल एसेट्स इज रिकॉग्नाइज्ड इवन इफ इट इज आइडल। क्या लिखा हुआ है कि अगर आइडल भी पड़ी हुई है मशीन, आपने उसको एक भी दिन यूज नहीं किया है, ठीक है, फिर भी उस पर डेप्रेशन को लगाना पड़ेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डेप्रेशन मस्ट बी एलोकेटेड ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस। अब यहाँ पे देखो IS 16 नहीं बात करता है कि किस मेथड से डेप्रेशन लगाना है आपको, कि आपको SLM मेथड्स लगाना है, WDV मेथड्स लगाना है, या फिर किसी और मेथड को रिकमेंड नहीं करता है। वो क्या बोलता है कि आपको सिस्टमैटिक बेसिस पे लगाना है। अब सिस्टमैटिक बेसिस का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ डेप्रेशन मस्ट बी एलोकेटेड ऑन द सिस्टमैटिक बेसिस रिफ्लेक्टिंग द पैटर्न इन विच द एसेट्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम्ड। आप खुद से डिसाइड करो कि उस मशीन को फ्यूचर में आप कैसे यूज करने वाले हो, किस पैटर्न में यूज करने वाले हो, किस पैटर्न में कंज्यूम करने वाले हो उस मशीन को। जिस पैटर्न में मशीन को कंज्यूम करने वाले हो उसी पैटर्न में क्या करना, डेप्रेशन लगाना। आपको लगता है नहीं हर साल हम क्या करेंगे, बराबर बराबर कंज्यूम करेंगे मशीन को या एसेट्स को बराबर कंज्यूम करेंगे, तो आप एसएलएम मेथड लगाना। आपको लगता है कि नहीं हम पहले साल सबसे ज्यादा यूज करेंगे, फिर सेकंड ईयर में थर्ड और कम यूज करेंगे, थर्ड ईयर में और कम यूज करेंगे, फोर्थ ईयर में और कम यूज करेंगे, तो WDV मेथड लगाना। अगर आपको लगता है कि हम लोग मशीन आवर के बेसिस पे लगाएंगे, जितने आवर मशीन काम करती है उतने उस आवर्स के बेसिस पे हम लोग मशीन को कंज्यूम करते हैं, और उसी आवर्स के बेसिस पे हम क्या करेंगे, डेप्रेशन लगाएंगे, तो उसके बेसिस पे लगाना। आपको लगता है नहीं यूनिट जितनी हम लोगों ने मैन्युफैक्चर करी है, यूनिट मैन्युफैक्चर के बेसिस पे हम लोग लगा सकते हैं डेप्रेशन, तो उसके बेसिस पे। मतलब यहाँ पे आपको कुछ रिकमेंडेड नहीं किया जा रहा है, आपको बस सिंपल सी बात बोली जा रही है, जिस पैटर्न में मशीन को कंज्यूम करना उस पैटर्न में डेप्रेशन लगाना, दैट्स कॉल्ड सिस्टमैटिक बेसिस। ठीक है, सबसे अच्छी बात यही है IS 16 की, ये कोई मेथड रिकमेंड नहीं करता। फिर से पढ़ते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ डेप्रेशन मस्ट बी एलोकेटेड ऑन द सिस्टमैटिक बेसिस। सिस्टमैटिक का मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्टिंग द पैटर्न इन विच द एसेट्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम्ड। इन प्रैक्टिस मैनी एंटिटीज डेप्रिशिएट प्रॉपर्टी प्लानिंग इक्विपमेंट ऑन द SLM बेसिस। किस बेसिस पे लगाते हैं, SLM बेसिस पे लगाते हैं। 99% जो भी एंटिटीज यूज करती है वो SLM मेथड यूज करती है। ठीक है, ओवर इज एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, क्योंकि सबसे सिंपल होता है SLM मेथड लगाना। तो आपने एस्टिमेट की यूजफुल लाइफ को कि मेरी एसेट्स की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ये होगा, उसके बेसिस पर क्या लगाओगे, डेप्रेशन लगाओगे। मान लो 10 साल का लाइफ लगा, 10 साल के बेसिस पे आप लोग बराबर बराबर डेप्रेशन हर साल न चार्ज करते हैं। ठीक है, दिस इज द पॉइंट। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर, ये जो पॉइंट था हमारे पास में, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 नंबर पॉइंट और 5th नंबर पॉइंट, इसके ऊपर से क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली आपके पास डेप्रेशन के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। नेक्स्ट है डेप्रेशिएशन मेथड बेस्ड ऑन द रेवेन्यू। अच्छा, ये पॉइंट भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, केस स्टडी है आपके एग्जाम में। कई बार स्टूडेंट बोलते हैं कि सर एक काम करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लगा दें। सबसे अच्छा डेप्रिसिएशन लगाने का मतलब क्या है कि हम लोग जिस रेशियो में रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग मशीन को कंज्यूम करेंगे तो रेवेन्यू जनरेट करेंगे, मशीन को कंज्यूम करेंगे, यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो रेवेन्यू जनरेट होगा। तो रेवेन्यू के रेशियो में ही हम लोग क्या लगा सकते हैं, डेप्रिसिएशन लगा दें। सबसे अच्छा है जिस रेशियो में रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उसी रेशियो में हम लोग क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन लगा दें। गलत है, नहीं लगा सकते। हालांकि बात सुनने में अच्छी लग रही है, सुनने में सही लग रही है, लेकिन गलत है, क्योंकि रेवेन्यू के अंदर बहुत सारी चीजें और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, सेल्स प्राइस हो गया, इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती है आपकी रेवेन्यू।
ठीक है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कंजम्पशन का, मशीन के कंजम्पशन का कोई नहीं है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन सेल प्राइस का है। ठीक है। डिमांड का, आपकी जो रेवेन्यू डिपेंड करती है आपकी डिमांड पर डिपेंड करती है, आपकी मशीन का कंजम्पशन का कोई रिलेशन नहीं है उसमें। तो बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप अपने मशीन को या अपनी प्रॉपर्टी का इक्विपमेंट को रेवेन्यू के रेशियो में डेप्रिशिएट कर सकते हो, तो गलत मत करना। ठीक है। नेक्स्ट में ये लिखा हुआ है, depreciation method based on the revenue generated by the activities are not appropriate। ठीक है, appropriate method नहीं है वो। This is because the revenue reflects many factors। revenue के अंदर बहुत सारे factors होते हैं, revenue एक factor से मिलकर नहीं बनता, बहुत सारे factors से मिलकर बनता है। कैसे? such as inflation, sales price, sales volume rather than the economic consumption of the assets। ठीक है, तो इसको भी, ये 3 पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क करो, इन तीनों से केस स्टडी आई हुई है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, द डेप्रिसिएशन मेथड, residual value and the useful life of the assets should be reviewed annually and revised if necessary। कह रहे हैं कि आपको 3 चीजें, आपको पहले डेप्रिसिएशन मेथड, कि आपको डेप्रिसिएशन जो मेथड लगा रहे हो, पहले वाले सपोज हम डब्ल्यूडीवी मेथड लगा रहे थे, तो ईयर एंड बैक सोचो क्या डब्ल्यूडीवी मेथड अभी भी सही है लगाना मेरा, कि हम लोग ऐसे मेथड पर कन्वर्ट हो जाना चाहिए या फिर कोई दूसरे मेथड में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। पहला, एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, अगर आपने एसेट की रेजिडुअल वैल्यू एस्टिमेट करके रखी हुई है, तो उसको देखो कि वो अभी भी एप्रोप्रिएट है। मतलब हमने सोचा था कि 10,000 की मशीन बेच देंगे, 10 साल में जब मशीन खराब होगी ना, यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी, हम 10,000 की बेच सकते हैं। अभी ईयर एंड बैक सोचो, क्या वो रेजिडुअल वैल्यू अभी भी उसकी 10,000 है? क्या अभी भी 10,000 में आप एसेट बेच सकते हो? हाँ बेच सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है नहीं यार 10,000 में कहाँ बेच पाएगी मशीन, इसकी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एबॉलिश हो गई है, ये 2,000 से ज्यादा की नहीं बिकेगी, तो आप उसको रिवाइज कर दो। ठीक है ना, तो आपको हर एवरी ईयर आपको ये काम करना पड़ेगा। और थर्ड क्या है, यूजफुल लाइफ। ईयर एंड पे सोचो कि आपकी यूजफुल लाइफ अभी भी 10 ईयर है, आपने जो एस्टिमेट किया था ओरिजिनली कि 10 साल में एसेट्स को यूज करेंगे, ईयर एंड पे सोचो कि अभी भी 10 साल यूज कर, अभी भी सही है आपकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, या फिर इसको रिवाइज करना चाहते हो, आपको लगता है नहीं यार 10 साल का यूज कर पाएंगे, कल 6 साल यूज कर पाएंगे, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा चेंज हो रही है, 5 साल यूज कर पाएंगे मशीन। तो आपको हर ईयर पे, एवरी ईयर आकर आपको ये 3 चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा, क्या ये अभी भी अप्रोप्रिएट है? हाँ अप्रोप्रिएट है तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे आप डेप्रेशन लगाते रहो, अगर अप्रोप्रिएट नहीं है तो चेंज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चीजें हैं, फर्स्ट है डेप्रेशन मेथड, सेकंड है रेजिडुअल वैल्यू, और थर्ड है यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स शुड बी रिव्यूड एनुअली एंड रिवाइज्ड इफ नेसेसरी। आगे लिखा है एनी एडजस्टमेंट फॉर द अकाउंट्स फॉर द चेंज इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो 2 टाइप के चेंजेस होते हैं, एक होता है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, एक होता है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, दैट इज द IAS 8। हम लोग आगे पढ़ेंगे IAS 8, आप इसका रेफरेंस दे सकते हो, यहाँ पे जिसके पास हार्ड कॉपी है यहाँ पे लिख लेना IAS 8 का रेफरेंस है ये। 2 चीजें होती हैं, एक होता है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, एक होता है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। आपने FR में पढ़ा होगा, ठीक है ना, यहाँ भी पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये जो 3 चीजें चेंज कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन मेथड में चेंज किया है, रेजिडुअल वैल्यू में चेंज किया है, या फिर यूजफुल लाइफ में चेंज किया है, दैट इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, दैट इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं है ये क्या कहलाएगा, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक डेप्रिसिएशन की बातें थी। इसके बाद केस स्टडी किस किस के ऊपर आई, हमने तीनों टिक करवाया। पॉइंट नंबर किस दिन से एसेट्स डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट करेंगे, किस मेथड से डेप्रिसिएशन लगाएंगे, और रेवेन्यू का जो रेशियो है, यहाँ पे इन तीनों के ऊपर से केस स्टडी आई हुई है आपके पास। ठीक है, तो आप इन तीनों को इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं कंप, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सॉरी, चलो हम इसको पहले एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं, फिर आगे चलेंगे। हमने कल नोट्स भी आप लोगों को भेजे थे थोड़े से IAS 16 के। कॉम्प्लेक्स एसेट्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एसेट का एक कंसेप्ट होता है, वो क्या बोलता है कॉम्प्लेक्स एसेट का कंसेप्ट,
तो कॉम्प्लेक्स एसेट का कंसेप्ट क्या बोलता है कि कई बार क्या होता है, हमारी जो एसेट्स होती है, एक एसेट्स के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं एयरक्राफ्ट का। एयरक्राफ्ट के अंदर क्या होता है, इंजन होता है, बॉडी होती है उसकी, ठीक है, इंटीरियर होता है उसका, और उसका जैसे फ्यूल, ठीक है ना, फ्यूल टैंक जो है वो है फ्यूलेज। तो 4 कंपोनेंट्स मिलकर सपोज एक एसेट्स मिलकर बनाए, और वो एसेट जो मिला है वो चार कंपोनेंट्स में, या एक 4 से ज्यादा या एक से ज्यादा कंपोनेंट्स मिलकर बना, सबकी यूजफुल लाइफ की अलग अलग है, ठीक है। तो मान लो सपोज हम एग्जांपल लेते हैं एयरक्राफ्ट का, उसमें इंजन है, उसकी यूजफुल लाइफ 5 इयर्स है। बॉडी है, एयरक्राफ्ट की बॉडी है, उसकी लाइफ 15 इयर्स की है। जो इंटीरियर है, हम लोग को हर 3 साल में चेंज करना पड़ता है, उसकी यूजफुल लाइफ 3 साल है, उसको हर 3 साल में चेंज करना पड़ता है हम लोग को। और लास्ट है फ्यूलेज, उसको 10 साल में 10 इयर्स की उसकी यूजफुल लाइफ है, ठीक है। जो तो हमने जो पूरा एसेट्स खरीदा है, जो पूरा एयरक्राफ्ट खरीदा, वो 30 मिलियन का खरीदा है हम लोग ने। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस 30 मिलियन को बाइफिकेट करना पड़ेगा कंपोनेंट्स में, कि इंजन की वैल्यू कितनी है, 10 मिलियन की इंजन की वैल्यू है उसकी। बॉडी की वैल्यू कितनी है, 7 मिलियन की उसकी बॉडी है। 3 मिलियन का उसका इंटीरियर है, और 10 मिलियन का उसका फ्यूलेज है, फ्यूलेज टैंक जो है। तो ये 4 कंपोनेंट्स मिलकर बना है टोटल, इसलिए 30 मिलियन का हम लोगों ने पूरा एयरक्राफ्ट खरीदा है। तो हम जो डेप्रेशन लगाएंगे वो कैसे डेप्रेशन लगाएंगे, इंजन पे जो डेप्रेशन लगेगा वो 5 ईयर के बेसिस पे लगेगा, जो बॉडी पे डेप्रेशन लगेगा वो 15 ईयर के बेसिस पे लगेगा, जो इंटीरियर पे लगेगा 3 ईयर के बेसिस पे लगेगा, फ्यूलेज पे लगेगा 10 ईयर्स के बेसिस पे लगेगा। तो जो 30 मिलियन है हमने बाइफिकेट किया था यहाँ पे, तो डेप्रेशन कितना लगने वाला है इंजन के ऊपर फर्स्ट ईयर में, तो डेप्रेशन कितना लगेगा 5 डिवाइडेड बाई 10, सॉरी 10 डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ पे 2 मिलियन का डेप्रेशन लगेगा फर्स्ट ईयर में। बॉडी पे कितना डेप्रेशन लगेगा 7 डिवाइड बाई 15, ठीक है, 0.47। इंटीरियर पे कितना डेप्रेशन लगेगा 3 मिलियन का उसका कॉस्ट था, डिवाइड बाई 3 इयर्स, तो 1 मिलियन का डेप्रेशन लगेगा। और फ्यूलेज पे 10 डिवाइड बाई 10, तो 1 मिलियन का डेप्रेशन लगेगा। तो फर्स्ट ईयर में डेप्रेशन कितना लगने वाला है, सपोर्ट सम करेंगे हम लोग, 4.47 का डेप्रेशन लगेगा। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स एसेट्स का मतलब क्या होता है, जब एक एसेट्स बहुत सारे कंपोनेंट्स से मिलकर बनती है और सबकी यूजफुल लाइफ सबकी अलग अलग होती है, दैट्स कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स एसेट्स, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे आप हमारे बुक में दिया हुआ है कंपोनेंटाइजेशन। तो क्या लिखा हुआ है देखते हैं, लिखा है सम पार्ट ऑफ द एसेट्स मे रिक्वायर रेगुलर रिप्लेसमेंट्स, ठीक है, जैसे इंटीरियर, ठीक है ना, तो हर 3 साल में उसको चेंज करना पड़ेगा। दैट इज द सीट्स इन द एयरक्राफ्ट, जैसे इंटीरियर हो गया, सीट्स मतलब इंटीरियर, द रिप्लेसमेंट पार्ट शुड बी कैपिटलाइज्ड। अब यहाँ पे जो आगे लिखा हुआ है उसको पहले समझा देते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि लिखा क्या है। तो मान लो सपोज डेप्रिसिएशन, तो 3 साल का हमने सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन सेम ऐसे ही लगेगा, थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन ऐसे लगेगा, ऐसे मेथड्स लगा रहे हैं। फोर्थ ईयर में जो डेप्रिसिएशन आएगा, थर्ड ईयर के एंड का कैरिंग अमाउंट कितना होगा, थर्ड ईयर के एंड का कैरिंग अमाउंट इंटीरियर का, सॉरी इंजन का, 10 - 2 - 2 - 2, जो 3 साल का डेप्रिसिएशन लगाया था, तो मेरा जो डेप्रिसिएशन, मेरी जो कैरिंग अमाउंट है ये कितनी आ गई, 10 - 2 - 2 - 2। मेरी कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर क्या हो गया, 4 मिलियन का कैरिंग अमाउंट हो गया इंजन का। ऐसे बॉडी का कैरिंग अमाउंट कितना है 5.6। इंटीरियर का क्या हो गया, इंटीरियर का पूरा खत्म हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 मिलियन का था, 3 साल में हमने पूरा उसको डेप्रिशिएट करके रखा हुआ है। तो मेरी जो वैल्यू है इंटीरियर की वैल्यू है, सीट्स की जो वैल्यू है वो 0 हो चुकी है। फ्यूलेज की वैल्यू कितनी है, 7 मिलियन की वैल्यू है। हमने 3 साल बाद थर्ड ईयर में आपको फिर से पूरा इंटीरियर चेंज करना पड़ेगा। इंटीरियर जब चेंज करेंगे, इवन दो वो 3 साल बाद हो रहा है खर्चा, कई बार स्टूडेंट बोलते हैं कि सर सब्सिक्वेंट, आपने तो पढ़ाया था सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर कुछ भी होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, पीएल में डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे, नहीं। यहाँ पे इवन दो ये खर्चा क्या हो रहा है, ये कॉम्प्लेक्स एसेट्स है, कॉम्प्लेक्स एसेट्स में हम लोग क्या करेंगे, अगर इवन दो बाद में सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर भी हो रहा है ना, फिर भी उसको कैपिटलाइज करेंगे, ठीक है। तो ये 4.5 मिलियन का खर्चा है जो उन्होंने 3 साल बाद करा है पूरे इंटीरियर को चेंज करने के लिए, उसको हम लोग क्या करने वाले, पीएल में नहीं डालने वाले, उसको कैपिटलाइज करने वाले, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे लिखिए, देखो फिर से पढ़ते हैं। सम पार्ट ऑफ द एसेट्स में रिक्वायर रेगुलर रिप्लेसमेंट, जैसे यहाँ पे इंटीरियर हो गया, हर 3 साल में आपको रिप्लेस करना पड़ेगा पूरा इंटीरियर। द रिप्लेसमेंट पार्ट, जो इंटीरियर आपने रिप्लेस कर रहे हो, शुड बी कैपिटलाइज, को कैपिटलाइज करेंगे, पीएल में नहीं डालेंगे। एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्लांट बीइंग रिप्लेस्ड should be de-recognized। आगे लिखा है if the carrying amount of the replaced part is not known, then the cost of the new replacement part can be used to estimate the cost of the replaced part when it was originally acquired। ठीक है,
तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स एसेट्स, हम लोग प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एसेट्स या कंप्यूटराइजेशन में बोलते हैं, ठीक है, दोनों भी वर्ड है। आगे चलते हैं, आगे लिखा है सम एसेट्स सच एज एयरक्राफ्ट कैन ओनली बी ऑपरेटेड इफ रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ द फॉल्ट्स आर कैरिड आउट। जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है उसके लिए पहले बता देते हैं आपको क्या लिखा हुआ है, इसका एग्जांपल पहले समझ लेते हैं क्या है। यहाँ पे तो हमने क्या करके रखा हुआ, मान लो सपोज हमने एयरक्राफ्ट खरीदा 20 मिलियन का, उसमें हमने क्या किया कि हमको हर 5 साल में उसका मेजर इंस्पेक्शन करना पड़ता है। मेरा जो एविएशन मिनिस्ट्री है वहां पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके हिसाब से हम लोग को हर 5 साल में इंस्पेक्शन करना पड़ता है पूरे कोई एयरक्राफ्ट का, तो उसमें बहुत मेजर खर्चा होता है। तो मान लो हमको एस्टिमेट करना पड़ेगा 0 पीरियड में कि 5 साल बाद कितना खर्च करना पड़ेगा, ये एस्टिमेटेड आपकी एक्सपेंडिचर होगा। 5 मिलियन का आपको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। जो 5 मिलियन का एक्सपेंडिचर उसको हम लोग आज ही कैपिटलाइज कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे, पहला एंट्री पास करेंगे 20 मिलियन का हम लोगों ने एयरक्राफ्ट खरीदा है, उसके लिए एंट्री क्या पास करेंगे, एसेट्स को डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे 20 मिलियन से। दूसरा जो 5 मिलियन का वैल्यू है, जो खर्चा आज का नहीं है, जो 5 साल बाद करने वाले हैं, उसको आज ही कैपिटलाइज करेंगे। क्या एंट्री क्या पास करेंगे, एसेट्स को डेबिट करेंगे, प्रोविजन लायबिलिटी को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि 5 साल हम लोगों को एक्सपेंडिचर करना है। और उस एक्सपेंडिचर को उसको कैपिटलाइज कर देंगे एसेट्स की वैल्यू में। तो मेरी जो एसेट्स की वैल्यू कितनी हो गई, 25 मिलियन की वैल्यू हो गई। जो 25 मिलियन की पूरी एयरक्राफ्ट की वैल्यू हो गई, तो मेरा जो एयरक्राफ्ट का यूजफुल लाइफ मान लो सपोज 20 इयर्स है, और जो 5 मिलियन का जो हम लोग एक्सपेंडिचर करने वाले हो, तो 5 इयर्स बाद करने वाले हैं, तो उसका लाइफ कितना होगा, 5 साल। तो 5 साल में डेप्रिशिएट करेंगे उसको। तो 20 मिलियन वाला जो एयरक्राफ्ट वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या करेंगे, 20 डिवाइडेड 20 हर साल 1 मिलियन का एक्सपेंडिचर डेप्रिशिएशन लगाते जाएंगे। और जो 5 मिलियन वाला पार्ट है, जो मेजर इंस्पेक्शन वाला पार्ट है, उसको हमने कैपिटलाइज किया था, उसको भी डेप्रिशिएट करेंगे। कब तक, जब तक नेक्स्ट इंस्पेक्शन ड्यू नहीं हो जाता। नेक्स्ट इंस्पेक्शन कब ड्यू हो रहा है, 5 साल बाद। तो 5 साल उसकी लाइफ हो जाएगी, 5 साल के बेसिस पे उसको डेप्रिशिएशन चार्ज करना पड़ेगा उसको। तो 5 मिलियन डिवाइडेड बाय 5 इयर्स, तो 1 इस तरह से हम लोग डेप्रिशिएशन चार्ज करेंगे, किसके ऊपर, मेजर इंस्पेक्शन के ऊपर। और टोटल डेप्रिशिएशन कितना जाएगा, 1 + 1 2। अभी क्या हुआ, 5 साल बाद फर्स्ट ईयर के एंड में हम लोग को एक्चुअल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्या, एंट्री क्या पास होगी, 5th ईयर के एंड में हम लोग को प्रोविजन को डेबिट कर देंगे, क्योंकि हम लोग एक्सपेंडिचर करना है, प्रोविजन को हमने डेबिट कर दिया, और कैश को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि एक्चुअल एक्सपेंडिचर पेमेंट करना पड़ेगा। फिर से 6th ईयर की स्टार्टिंग में फिर आपको फिर से एस्टिमेट करना पड़ेगा कि 10th ईयर में जो मेरा इंस्पेक्शन होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमने 6th ईयर की स्टार्टिंग में हमने फिर से प्रोविजन बनाया, एसेट्स को फिर से डेबिट किया। हमने आपकी एस्टिमेट किया कि मेरी 10th ईयर में जो हम लोग खर्च करेंगे, जो मेजर इंस्पेक्शन होगी, उसमें जो एक्सपेंडिचर होगा वो 6 मिलियन का होगा। तो हमने एसेट्स को डेबिट करा 6 मिलियन से, और प्रोविजन को फिर से क्रेडिट किया कितने से, 6 मिलियन से, ठीक है। तो ये एंट्री पास होगी कब, 6th ईयर की स्टार्टिंग में, या फिर 5th ईयर के एंड में, कुछ भी बोल सकते हो आप, एक ही बात है। अभी जो डेप्रिशिएशन लगेगा 6th 7th 8th 9th 10th ईयर में जो डेप्रिशिएशन लगेगा, कैसे लगेगा, एयरक्राफ्ट तो वही सिंपल 1 मिलियन का 20 डिवाइड बाय 20 इयर्स के बेसिस पे। अभी जो डेप्रिशिएशन लगेगा किस पे, इस मेजर इंस्पेक्शन के ऊपर, 6 मिलियन के ऊपर, क्योंकि उसकी लाइफ कितनी है, 5 इयर्स, क्योंकि 10th ईयर के एंड में फिर से हम लोग को नया इंस्पेक्शन कराना है, जो नेक्स्ट इंस्पेक्शन ड्यू हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे डेप्रिशिएशन लगाएंगे, इस पर कितना लगाएंगे, 6 डिवाइड बाय 5 के बेसिस पे, क्योंकि 6 का हमने एस्टिमेट किया खर्चा होगा, और 5 साल बाद फिर से हम लोग को करना है। तो 1.2 मिलियन 1.2 मिलियन 1.2 मिलियन इस तरह से डेप्रिशिएशन चार्ज करेंगे। तो टोटल डेप्रिशिएशन में जो नेक्स्ट 5 साल का डेप्रिशिएशन आएगा, मतलब 6th ईयर से 10th ईयर का डेप्रिशिएशन आएगा, कितना आएगा, 2.2 डेप्रिशिएशन आएगा। ये पूरा एग्जांपल हमने दिया है। इसमें किसी को डाउट है समझने में, फिर हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, क्योंकि थ्योरी तब तक समझ नहीं आएगी जब तक आपको प्रैक्टिकल समझ नहीं आएगा। नो सर, क्लियर है। ग्रेट। अब देखो, अब थ्योरी बड़ा भी समझ में आएगा। लिखा है सम एसेट्स सच एज एयरक्राफ्ट कैन ओनली बी ऑपरेटेड इफ रेगुलर इंस्पेक्शन फॉर द फॉल्ट आर कैरिड आउट। आपको रेगुलर इंस्पेक्शन कराने पड़ेंगे। मेरे एग्जांपल में 5 साल हमने लिया है, 3 साल नहीं लिया, क्योंकि बहुत ज्यादा रेगुलर हो जाता है, फिर वो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है। तो हमने 5 साल मान के चला कि 5 साल में हम लोग क्या कराते हैं, इंस्पेक्शन कराते हैं। द कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन कैन बी कैपिटलाइज। आप उसको इंस्पेक्शन की जो कॉस्ट है उसको एस्टिमेट करो, कैपिटलाइज भी करो। एनी रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट रिलेटेड टू द प्रीवियस इंस्पेक्शन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज सेपरेटली ऑन ईच सिग्निफिकेंट कंपोनेंट पार्ट ऑन द आइटम ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। हर कंपोनेंट के ऊपर आपको अलग अलग डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा यूजफुल लाइफ के बेसिस पे। जो हमने आपको बताया कि एयरक्राफ्ट में 4 कंपोनेंट है, 4 कंपोनेंट में उसकी यूजफुल लाइफ के बेसिस पे हम लोग को डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। पार्ट विच हैव अ सेम यूजफुल लाइफ कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर। मान लो सपोज कोई एसेट्स है, उसके 6 कंपोनेंट है,
अब दो कंपोनेंट है, उसकी लाइफ कितनी है, दो कंपोनेंट की लाइफ 10 ईयर्स की, जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया है हमने। मान लो सपोज उसकी जो लाइफ होती बॉडी की और फ्यूल्स की लाइफ होती, इसकी भी 10 साल होती, इसकी भी 10 साल होती, तो इसको हम लोग ग्रुप कर देते हैं एक साथ। हम लोग अलग अलग डेप्रेशन चार्ज करने की जरूरत नहीं है, बॉडी और फ्यूल्स के ऊपर एक साथ डेप्रेशन चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 कंपोनेंट है। अब एक एसेट इमेजिन करो जिसमें 10 कंपोनेंट है, 10 कंपोनेंट के अंदर 3 कंपोनेंट ऐसे हैं जिसकी उसको लाइफ मैच हो रही है, 5 साल 5 साल 5 साल, 3 कंपोनेंट की लाइफ 5 5 साल की है, तो दैट इज नॉट द 3 कंपोनेंट्स, वो 3 कंपोनेंट नहीं कहलाएंगे, वो एक ही कंपोनेंट का, ठीक है। यही बात यहाँ पे लिखी है, और 5 साल के बेसिस पे पूरी वैल्यू पे डेप्रेशन चार्ज करना, ये बात यहाँ पे लिखी है। फिर से पढ़ते हैं, डेप्रेशन शुड बी चार्ज सेपरेटली ऑन ईच सिग्निफिकेंट कंपोनेंट पार्ट, उसके यूजफुल लाइफ के बेसिस पर डेप्रेशन चार्ज करोगे। पार्ट विच हैव अ सेम यूजफुल लाइफ, जितने भी पार्ट्स होंगे इसकी यूजफुल लाइफ सेम है, मतलब 3 पार्ट है, 10 कंपोनेंट है, इसके अंदर 3 कंपोनेंट ऐसे इसकी यूजफुल लाइफ 5 साल की है, तो उसको ग्रुप कर दो और डेप्रेशन उसको कंपोनेंट 3 कंपोनेंट मत मानो, उसको एक ही कंपोनेंट मानो, वो ऐसा है मैंने बोला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एसेट्स में किसी को डाउट है, हमने 2 एग्जांपल दिए, इन दोनों एग्जांपल में किसी को डाउट या किसी कंसर्न में कोई डाउट किसी को समझने में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी केस स्टडी आई नहीं है इसके ऊपर से, स्टिल इंपॉर्टेंट तो है, ठीक है ना, पूछा है सर। लास्ट चलते हैं डी रिकॉग्निशन, दैट इज द लास्ट कांसेप्ट ऑफ द आईएएस 16। डी रिकॉग्निशन क्या है, हम डी रिकॉग्निशन को पहले बता देते हैं, तो आपको हालांकि हमने पूरा पढ़ ही चुके डी रिकॉग्निशन, कहाँ पढ़ा था आपको पहले बता देते हैं। पहले लिंक कर देते ताकि आपको याद आ जाए चीजें। ये वाला एग्जांपल किया था हम लोग, ये वाला एग्जांपल किया था, तो डी रिकॉग्निशन के टाइम पे क्या करा था हम लोगों ने, 2 चीजें करी थी। पहला क्या करा था, जब एसेट्स बेचेंगे और एसेट बेचने में जो प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट एसेट बेचने में कितना प्रॉफिट हो रहा था 0.74 का, उसको तो पीएल में ट्रांसफर किया था, एक काम तो वो किया था हम लोगों ने। दूसरा काम क्या किया था, जो एसेट्स बेचा था हम लोगों ने, उस एसेट को जिस एसेट को बेचा था उस एसेट्स को हमने कभी पहले रिवैल्यू किया, कहाँ किया था, कुछ रिवैल्यूएशन गेन में पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है कितना 1.2, तो उस रिवैल्यूएशन गेन को उठाकर भी कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा हम लोग को, कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा हम लोग को, रिटेन अर्निंग के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो 2 चीजें काम करनी पड़ेगी जब एसेट्स बेचेंगे, यही 2 चीजें हम लोग लिखी हुई है, आप पढ़ते हैं आपको याद आ जाएगा। देखो IAS 16 says that the assets should be recognized when disposal occurs, ठीक है। जब डिस्पोज ऑफ करोगे तब डी रिकॉग्नाइज कर देना उसको, एसेट्स को अपनी बैलेंस शीट से हटा देना, और इफ नो फर्दर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एसेट्स यूज और द डिस्पोजल। तो 2 चीजें बोली है, पहला आप डी रिकॉग्नाइज कब करोगे, पहली कंडीशन, या तो डिस्पोज ऑफ कर रहे हो एसेट्स को, बेच रहे हो, या फिर आपको उम्मीद है कि उस एसेट्स को यूज करके आप कुछ भी इकोनॉमिकल बेनिफिट नहीं कमाओगे। और आगे क्या लिखा है, और इफ नो फर्दर इकोनॉमिकल बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एसेट्स यूज, एसेट्स को यूज करके आप कोई बेनिफिट नहीं कमा पाओगे। इन 2 कंडीशन में, इन 2 में से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो जाए, उन दोनों में से कंडीशन में से एक भी कंडीशन फुलफिल होती है तो आप एसेट्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हो अपनी बैलेंस शीट में से, ठीक है। तो जब डी रिकॉग्नाइज करना तब क्या करोगे, द गेन और द लॉस ऑन द डी रिकॉग्निशन, 0.74 की बात हो रही है यहाँ पे इसकी बात हो रही है 0.74 की, क्या कह रहे हैं, the gain or the loss on the derecognition of the assets is difference between the net disposal proceeds, यहाँ पे आप लिख सकते हो, नीचे इसके पास हार्ड कॉपी है, कितने का हमने कितने का प्रोसीड्स किया है, मेरे पास कितने का पैसा है 7.5 मिलियन, और इफ एनी एंड द कैरिंग अमाउंट ऑफ द आइटम, कैरिंग अमाउंट कितना है एसेट्स का 6.76 का, आपने बेचा कितने में है 7.5 में, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, व्हेन अ रिवैल्यूड एसेट्स इज डिस्पोज्ड, या अगर कोई एसेट्स है जिसको हमने पहले कभी रिवैल्यू करा था, एनी रिवैल्यूएशन सरप्लस मे बी ट्रांसफर डायरेक्टली टू द रिटेन अर्निंग, अगर कोई ऐसी एसेट बेच रहे हो जिसको हमने पहले कभी रिवैल्यू करा था, तो सोचो कि उस एसेट्स को जो रिवैल्यूएशन करा था, कुछ रिवैल्यूएशन रिजर्व कुछ पड़ा हुआ है उस एसेट्स रिलेटेड, हाँ पड़ा हुआ है, तो उस रिवैल्यूएशन रिजर्व निकाल के कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा, वो रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर, ठीक है। यहाँ पे लिखिए सरप्लस में भी ट्रांसफर टू द डायरेक्टली टू द रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग में ही ट्रांसफर करना पड़ेगा, मतलब आपके पास में रीसाइक्लिंग अवेलेबल नहीं, और इट मे बी लेफ्ट इन द रिवैल्यूएशन सरप्लस विद अनदर कंपोनेंट ऑफ द इक्विटी, या फिर आप क्या कर सकते हो डायरेक्टली वहां पे छोड़ सकते हो रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर, क्योंकि हम लोग पास, हमने आपको क्या बोला था कि
हम लोग का ओसीई का मतलब होता है अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी। अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी के अंदर रिवैल्यूएशन रिजर्व भी होता है, आरआर भी होता है और रिटेन अर्निंग भी उसी के अंदर होता है। तो हम लोग ओसीई के अंदर ही क्या कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, एक कंपोनेंट उठा करके दूसरे कंपोनेंट में डाल रहे हैं। तो आप चाहो तो करो और चाहो तो उसी कंपोनेंट में पढ़ा दो, रिवैल्यूएशन रिजर्व में ही पढ़ा दो तब भी चलेगा, क्योंकि वो किसके अंडर में है, ओसीई की ही अंडर में तो है दोनों कंपोनेंट। चाहे रिवैल्यूएशन रिजर्व की बात करें और चाहे रिटेन अर्निंग की बात करें, दोनों किसके अंडर है, ओसीई के अंदर में ही है। लेकिन हम हमेशा सजेस्ट क्या करते हैं, प्रैक्टिकल वर्ड में हम हमेशा सजेस्ट करते हैं उसको रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर दो। सर ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है, मेरे हिसाब से हमेशा होना भी चाहिए। होना क्यों चाहिए आपको बता देते हैं। यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है प्रैक्टिकल वर्ड के हिसाब से गलत है, मेरे हिसाब से और प्रैक्टिकल वर्ड के हिसाब से गलत है। रीजन आपको बता देते देखिए। जो रिटेन अर्निंग होती है दैट इज कॉल्ड द फ्री रिजर्व्स, जो रिटेन अर्निंग होती है, और जो रिवैल्यूएशन रिजर्व होता है दैट इज नॉट द फ्री रिजर्व्स। मतलब फ्री रिजर्व्स जो रिटेन अर्निंग होती है उसमें से कभी भी हम लोग, सॉरी रिटेन अर्निंग होती है उसमें से हम लोग क्या करते हैं, डिविडेंड पे कर सकते हैं, लेकिन रिवैल्यूएशन रिजर्व में हम लोग डिविडेंड पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आप इमेजिन करो कि अगर हम लोग रिवैल्यूएशन रिजर्व में पड़ा रहने देंगे तो रिटेन अर्निंग उतनी वैल्यू कम हो जाएगी। तो अगर आप ऐसे हम एग्जांपल दें कि 1.2 मिलियन को अगर हम लोग कहाँ पड़ा रहने दें, इनके हिसाब से, इनकी हमारे बुक के हिसाब से क्या, हाँ वो क्या बोल रहे हैं, रिटेन अर्निंग में रिवैल्यूएशन रिजर्व में पड़ा रहते, गलत हो जाएगा, आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि आपके फ्री रिजर्व बढ़ जाएंगे। फ्री रिजर्व बढ़ेंगे तो डिविडेंड पे करने के लिए ज्यादा अमाउंट अवेलेबल होगी। तो अगर आपका शेयर होल्डर है तो वो क्या कर सकता है, आपके ऊपर उंगली उठा सकता है, क्या कह सकता है, कह सकता है कि आपने क्यों नहीं ट्रांसफर किया, क्योंकि आपने अगर ट्रांसफर नहीं किया है तो आपने रिटेन अर्निंग कम कर दिखाई है, और रिटेन अर्निंग कम दिखाई है इसका मतलब क्या है कि आप कम डिविडेंड पे करना चाहते हो, तो अमाउंट अवेलेबल फॉर डिविडेंड वो कम होगा। इसलिए प्रैक्टिकल वर्ड में और कंसेप्चुअली भी हम लोग को हमेशा क्या करना पड़ता है, जब भी एसेट्स बेचो तो उस एसेट्स रिलेटेड जितना भी रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा हुआ है उसको ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, तो कंसेप्चुअली भी करना पड़ेगा और करना चाहिए भी, और प्रैक्टिकल वर्ड में लोग करते भी हैं, तीनों काम है, ठीक है। तो इन्होंने जो लिखा हुआ मेरे हिसाब से गलत है कि और इट मे बी लेफ्ट इन द रिवैल्यूएशन सरप्लस विद इन द अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी, ठीक है। रिवैल्यूएशन सरप्लस में इसको पड़ा रहने देना हम नहीं मान सकते, आपको ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। अदरवाइज कोई भी शेयर होल्डर आकर के बोल सकता है कि हम आपने क्यों नहीं ट्रांसफर किया, अगर आप ट्रांसफर करते तो रिटेन अर्निंग ज्यादा होती, और रिटेन अर्निंग ज्यादा होती तो आप हमको ज्यादा डिविडेंड पे कर सकते थे, ठीक है। मतलब मेरे पास जो अर्निंग अवेलेबल फॉर डिविडेंड है वो ज्यादा हो सकती थी, ठीक है। तो कोई भी शेयर होल्डर बोल सकता है, जो कि पास्ट में हुआ है, केस स्टडी में आपको बता देंगे, केस स्टडी नहीं प्रैक्टिकल केसेस हुए हैं, शेयर होल्डर्स ने केस कर दिया कंपनी के ऊपर, अगर कंपनी ने ट्रांसफर नहीं किया है तो इसके ऊपर एक्चुअली क्या है कि हमारे कोर्स में नहीं, आपने एफआर में पढ़ा होगा, आपने एफआर में एक मिनट, एफआर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम आपको बता देते हैं, हमारे एसबीआर में नहीं है स्टिल, एक मिनट उठना, सॉरी, हमने अभी तो जितना भी एसबीआर में पढ़ लिया है उसके हिसाब से तो आपको कहीं भी वो केस स्टडी नहीं मिली है, तो हम आपको बता देते हैं स्टिल, ठीक है ना। 5 मिनट लगेगा, ध्यान से सुनो क्या है। सपोज हमारे पास कॉस्ट है, कोई एसेट्स है, वो हम लोग कॉस्ट मेथड मान लो सपोज फॉलो कर रहे हैं, उसको एसेट्स की कॉस्ट है 10 मिलियन की, उसकी लाइफ हमने कितनी एस्टिमेट की है, 10 इयर्स लाइफ एस्टिमेट करी है। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 1 मिलियन का डेप्रिसिएशन हो जाएगा फर्स्ट ईयर का। सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन लगाया, डेप्रिसिएशन फिर से कितना हो जाएगा, 1 मिलियन, क्योंकि हम लोग एसएलएम बेसिस पे लगा रहे हैं तो हर साल डेप्रिसिएशन तो सेम लगने वाला है। तो सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 1 मिलियन का आएगा डेप्रिसिएशन, ठीक है। लेकिन अगर आपने फेयर वैल्यू मेथड यूज किया होता तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होता, कॉस्ट 10 मिलियन की 10 मिलियन, लाइफ 10 ईयर्स ही है, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना 1 मिलियन का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन सेकंड ईयर में आकर के उसकी लाइफ कितनी बची है, 9 ईयर्स की लाइफ बची है, और हमने उस एसेट्स को रिवैल्यू कर दिया, 15 मिलियन का रिवैल्यू कर दिया उस एसेट्स को, ठीक है। तो सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना जाएगा, 1.67। अगर आप फेयर वैल्यू मेथड यूज कर रहे हो तो सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है, 1.67 का डेप्रिसिएशन है। और अगर आप कॉस्ट मेथड यूज करो तो सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है, 1 मिलियन का डेप्रिसिएशन है। तो आप इमेजिन करो अगर कॉस्ट मॉडल फॉलो करते तो मेरा पीएल मान लो सपोज 100 मिलियन का हमने प्रॉफिट कमाया है, और मेरा ओपनिंग रिटेन अर्निंग कितना है, 500 का है, 500 मिलियन का ओपनिंग रिटेन अर्निंग है। हमने ट्रांसफर क्या करेंगे, आपको पता है कि जो भी साल में लोग जो ईयर में फुल ईयर में जो भी कमाते हैं, अर्न करते हैं, जो पीएल है मेरा 100 मिलियन, वो ट्रांसफर करना पड़ता है हम लोग कहाँ पे, रिटेन अर्निंग के अंदर।
तो हमने ट्रांसफर कर दिया रिटेन अर्निंग, इस 100 मिलियन को ट्रांसफर कर दिया, मेरे क्लोजिंग रिटेन अर्निंग कितना हो जाएगा, 600 का हो जाएगा क्लोजिंग रिटेन अर्निंग, ठीक है। लेकिन अगर फेयर वैल्यू मेथड यूज करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे पीएल कितना रह जाएगा, पीएल मेरा 100 का नहीं होगा, पीएल मेरे क्योंकि डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज किया, कितना डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज हुआ 0.67 का, तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा ना 0.67 से, मेरा प्रॉफिट कितना रह जाएगा, अभी 100 का प्रॉफिट नहीं रह जाएगा, यहाँ पे मेरा प्रॉफिट 100 का नहीं रह जाएगा, मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा 100 माइनस 0.67 हो जाएगा, मेरा पीएल कितना रह जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा ना मेरा, क्यों प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि मेरा डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज हुआ है फेयर वैल्यू मेथड में, ठीक है। तो मेरा पीएल कितना हो जाएगा 99.33, ओपनिंग रिटेन मतलब सपोज सेम है 500 ही है, हम लोग कितना ट्रांसफर करेंगे 99.33 ट्रांसफर करेंगे, तो क्लोजिंग रिटर्न कितना हो जाएगा 599.33 हो जाएगा, और जबकि कॉस्ट मॉडल में कितना हो रहा है 600 हो रहा है, और अगर आप मॉडल आपने सिर्फ चेंज किया है, सिर्फ मॉडल चेंज किया है, तो आपका पीएल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, आपका रिटर्न की वैल्यू कम हो रही है, तो इसके ऊपर से शेयर होल्डर्स ने क्या कर दिया था, केस कर दिया था, ठीक है। जब केस किया जो बता रहे 2014 की बात, 2014 में आपको केस का नाम बता देंगे, क्या बोला शेयर होल्डर्स ने सुप्रीम हाई कोर्ट में जाकर के, उन्होंने बोला कि यहाँ पे क्योंकि कंपनी क्या कर रही है, कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रही है, तो मेरे लिए कितना प्रॉफिट अवेलेबल है डिविडेंड के लिए 600 मिलियन, फेयर वैल्यू मेथड यूज कर रही है तो 599.33 का प्रॉफिट अवेलेबल है, सिर्फ मिलियन का प्रॉफिट अवेलेबल है, आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज होने की वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, तो ये गलती किसकी है, कंपनी की गलती नहीं है, ये गलती किसकी है, गलती है जिसने आईएएस बनाया है, तो इसके बाद अमेंडमेंट लेकर के आए। पहली बात तो ये प्रॉब्लम समझ में आई कि नहीं है, जो शेयर होल्डर ने जो बोला वो प्रॉब्लम क्लियर है सबको, यस सर क्लियर है। 2014 में फिर अमेंडमेंट आया, अमेंडमेंट के आने के बाद उन्होंने क्या बोला कि आप एक काम करो, जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है, एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना है 0.67, एडिशनल डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जो आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो कॉस्ट मॉडल में और डेप्रिसिएशन जो लगा रहे हो फेयर वैल्यू मॉडल में, उसमें जो डिफरेंस आ रहा है, जो एडिशनल डेप्रिसिएशन लगा रहे हो ड्यू टू द फेयर वैल्यू मॉडल, उस डेप्रिसिएशन को आप क्या करोगे, रिटेन अर्निंग से रिवैल्यूएशन रिजल्ट्स निकाल लेना और कहां ट्रांसफर कर देना, उतना आप ट्रांसफर कर सकते हो रिटेन अर्निंग के अंदर, रिटेन अर्निंग के अंदर। तो रिवैल्यूएशन रिजल्ट्स हमने निकाला अपना पैसा 0.67 एडिशनल डेप्रिसिएशन, उसको कहां ट्रांसफर कर दिया, रिटेन अर्निंग के अंदर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अभी देखो रिटेन अर्निंग आपकी कितनी हो गई, 598.33 था प्लस कर दिया 0.67, तो हमारा रिटेन अर्निंग यहाँ भी 600 की, यहाँ भी 600 की। ये अमेंडमेंट आया था 2014 में, समझ में आ रहा है हमने क्या बोला। सर एक क्वेश्चन है, ये हाँ। ऑडिटर ने रेकमेंड नहीं किया था क्या, जब नहीं बैलेंस शीट क्लोज और बोल ही नहीं सकता ना ऑडिटर, वो सजेस्ट करते हैं ना, वो लोग रिकमेंडेशन देते हैं ना वो लोग, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ऑडिटर जब आप कंपनी में ऑडिट करने के लिए जाओगे तो आपको पता है कि कंपनी अगर आईएएस फॉलो कर रही है तो खत्म, फिर कभी रिकमेंड नहीं कर सकती कि आप ऐसे करो, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते ना, आप जब एज अ ऑडिटर आप कभी आउट ऑफ लॉ जाकर के रिकमेंड नहीं कर सकते। कंपनी अगर आईएएस फॉलो कर रही है, आईएएस में जो लिखा है वो फॉलो कर रही है, तो बिल्कुल सही है, फिर आप क्वालिफाइड रिपोर्ट नहीं इशू कर सकते, या रिकमेंडेशन कहाँ दोगे जाकर के। ये किसने बोला था, क्योंकि वो क्या उसमें जो शेयर होल्डर थे, आपको पूरा केस दे देंगे, हम बहुत डिस्कस नहीं कर सकते, हमने पूरा इंपैक्ट बता दिया कि क्या था, पूरा आप केस पढ़ोगे, ज्यादा पेज इसका नहीं, 7-8 पेजेस का केस है वो, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीजें। स्टिल आपको यहाँ से क्लियर हो गया, हमने वही फिगर उठा करके यहाँ पे रखी हुई है, वो केस से ही लेकर, ताकि आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आपके कोर्स में है ही नहीं, ये एक्चुअली आपके कोर्स में एफआर में है, ये पॉइंट एफआर में है, तब एफआर वालों को पढ़ाते हैं, इसलिए हमको लगा कि एसबीआर में भी होना चाहिए। स्टिल चलो कोई बात नहीं। तो हमको क्या करना पड़ता है, एडिशनल डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करना पड़ता है, रिवैल्यूएशन रिजल्ट्स निकाल करके एक एंट्री पास करनी पड़ती है, रिवैल्यूएशन रिजल्ट्स, तो आप एक एंट्री से पास करोगे डेप्रिसिएशन की, नॉर्मल डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या पास करोगे, डेप्रिसिएशन को डेबिट करोगे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करोगे 1.67 से सेकंड ईयर में, वो तो करोगे ही करोगे, लेकिन आपको एक एडिशनल डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए आपको एक एंट्री और पास करनी पड़ेगी, रिवैल्यूएशन रिजर्व को डेबिट करना पड़ेगा, अपना पैसा निकालना पड़ेगा रिवैल्यूएशन रिजर्व में से, और कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा, रिटेन अर्निंग के अंदर, सो दैट आपका जो अर्निंग अवेलेबल है शेयर होल्डर के लिए, वो चाहे कॉस्ट मॉडल फॉलो करो चाहे रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करो, दोनों मॉडल में आपका जो रिटेन अर्निंग है शेयर होल्डर के लिए वो सेम हो जाए, ठीक है। इतनी सी बात है, क्लियर है, इसमें कोई डाउट किसी को? क्लियर है सर। निकिता नो सर क्लियर है। ठीक है, तो इतनी सी बात थी, तो दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए यहाँ पे। आगे चलते हैं डिस्क्लोजर्स पे।
ठीक है। तो डिस्क्लोजर्स में क्या क्या आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, हालांकि कभी डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता, आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता कि IAS सिस्टम में कौन कौन डिस्क्लोजर्स होंगे बताओ, तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आ सकते, जस्ट आपकी नॉलेज पर्पस के लिए, तो आप इसको पढ़ लेना, बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, आपको नॉलेज पर्पस के लिए पढ़ लेना। जो भी IAS में जितने भी हम लोग IAS पढ़ेंगे जिसमें डिस्क्लोजर्स दिए गए हैं वो आपके नॉलेज पर्पस से लिए गए हैं, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसा पेपर में आने वाला नहीं है कि डिस्क्लोजर्स क्या करने वाला पढ़ेंगे वो आपको पता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, IAS 16 रिक्वायर एंटिटीज टू डिस्क्लोज। क्या पहला, मेजरमेंट बेस, किस बेसिस पे आप मेजर कर रहे हो, कॉस्ट मॉडल लगा रहे हो कि रिवैल्यूएशन मॉडल लगा रहे हो, पहले आपको ये बताओ। दूसरा, यूजफुल लाइफ और डेप्रिसिएशन रेट, ठीक है, यूजफुल लाइफ बताओ, उस एसेट्स की यूजफुल लाइफ आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा आपको, और डेप्रिसिएशन रेट भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आगे, अ रिकंसिलिएशन ऑफ द कैरिंग अमाउंट ऑफ द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द पीरियड। शुरू में आपके पास एसेट्स कितने का था, कितनी एडिशन करी, कितनी एसेट्स बेची, क्या डेप्रिसिएशन लगा, और ईयर एंड में क्या वैल्यू लगी, पूरा आपको रिकंसिलिएशन, ओपनिंग और क्लोजिंग का रिकंसिलिएशन देना पड़ेगा। मान लो सपोज आपने ओपनिंग में 10 रुपए की एसेट्स है, क्लोजिंग 15 की एसेट्स है, तो 15 तक पहुंचा कैसे, तो 10 में से, जैसे एग्जांपल देते हैं आपको, एक मिनट, मेरे पास ओपनिंग में 10 रुपए की एसेट्स थी, 10 मिलियन की मान सपोज एसेट्स थी, ओपनिंग था मेरा ये, हमने 3 मिलियन की एसेट्स क्या कर दिए, बेच दिए, हमने 5 मिलियन की एसेट्स खरीद लिए, ठीक है, और 1 मिलियन का हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया, 1 मिलियन का डेप्रिसिएशन लगा दिया माइनस में, तो मेरा क्लोजिंग वैल्यू कितनी आ गई, 11 मिलियन। तो ओपनिंग और क्लोजिंग आपको सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि आप, क्योंकि आपको जो बैलेंस शीट प्रेजेंट करनी है, कैसे प्रेजेंट करनी है, आपको ओपनिंग बैलेंस शीट प्रेजेंट करनी है, मतलब लास्ट ईयर की बैलेंस शीट भी देनी है और करंट ईयर की बैलेंस शीट भी देनी है, क्योंकि IAS 1 के हिसाब से, IAS 1 हम लोग पढ़ेंगे हमारे कोर्स में IAS 1, तो उसके हिसाब से आपको जो अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करने होते हैं वो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपैरेटिव का मतलब होता है कि जो करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने ही देने आपको, और साथ ही साथ लास्ट ईयर के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो भी आपको देने पड़ेंगे कंपैरिजन पर्पस से, ठीक है। तो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस कितना होगा, 10 मिलियन का एसेट्स का, और क्लोजिंग मतलब इस ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो 11 मिलियन का होगा, उसके बीच आपको पूरा रिकंसिलिएशन में देना पड़ेगा कि कितना आपने खरीदा है पूरे साल में, कितने की एसेट्स बेची हैं, कितना डेप्रिसिएशन लगाया, पूरा आपको फॉरवर्ड बना करके देना पड़ेगा। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है थर्ड पॉइंट के अंदर। आगे लिखा है, इफ द आइटम ऑफ द प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट आर स्टार्टेड एट द रिवैल्यूड अमाउंट, इंफॉर्मेशन अबाउट द रिवैल्यूएशन शुड बी डिस्क्लोज्ड, ठीक है। तो आपको ये सारे डिस्क्लोजर्स करने पड़ेंगे IAS सिस्टम के अंदर, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं आप लोगों को, ये आपको क्वेश्चन टिक करो, टीयूज आपको खुद से करने हैं, कोई डाउट हो हमसे पूछते चलना, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। ये जितने भी हमने क्वेश्चंस करवाए हैं, ये जितने भी हमने क्लास में ये वर्किंग करवाई है, सब सारे क्वेश्चन से रिलेटेड ही है ये, ठीक है, जैसे आपके कंसेप्ट पर्पस से है। ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट मत करना कि पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं पूछते बिल्कुल भी, और ये सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रखे हैं लोगों ने, ये क्यों दे रखे हैं, केवल कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, और कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये था हमारे पास सिर्फ एक एग्जांपल था, ये आपको एक आपको ट्यू करना है अपने आप से। आगे चलते हैं, IAS 16 में किसी को किसी तरह का डाउट है या कुछ कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है, कुछ भी तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे चले। क्लियर है सर। क्लियर है। IAS 16 हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी एक IAS 20 है गवर्नमेंट ग्रांट, इसको भी हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग इसका स्टार्ट करेंगे IAS 41, बोरिंग कॉस्ट इसको भी छोड़ेंगे अभी फॉर द टाइमिंग, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IAS 40 स्टार्ट करेंगे। IAS 40 क्या है देखो, तो IAS 40 को हम लोग अपने नोट से करेंगे। चलो IAS 40 क्या है समझते हैं, और बहुत सिंपल सा IAS है और बहुत इंपॉर्टेंट IAS है, क्वेश्चन बहुत पूछते हैं इसके ऊपर से, तो आपको मेरी बात सुननी है और आपको क्लियर होता जाएगा, खत्म होता चलेगा IAS। मैक्सिमम हाफ एन आवर जितना लगेगा इस IAS को करने में, या 1 आवर जितना लगेगा, जो भी लगेगा, आज कंप्लीट हो जाएगा IAS 40। हमको एक्स्ट्रा टाइम लगता है क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं इसके ऊपर से, सर क्वेश्चन आते हैं नहीं आते हैं, क्यों हमको क्यों कराने, कोई कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए। जब तक नंबर्स का सहारा नहीं लेंगे, कल भी जैसे हमने बोला था, तब तक आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर होने वाला, इसलिए। तो IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या है, पहले डेफिनेशन समझते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मतलब होता है, प्रॉपर्टी मींस, प्रॉपर्टी में क्या होता है, प्रॉपर्टी में लैंड और बिल्डिंग और पार्ट ऑफ द बिल्डिंग का बोथ, मतलब लैंड या बिल्डिंग या फिर कंबाइंड, केवल एक ही एसेट्स इसके अंदर फॉलो होती है। तो प्रॉपर्टी प्लानिंग के मतलब 3 होती है, प्रॉपर्टी होगा, प्लांट होगा या फिर इक्विपमेंट। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग ही होता है, पहला। दूसरा,
किस पर्पस के लिए, फिर आपने क्या बोला, पर्पस यहाँ पे चेंज हो गया, फॉर द अर्निंग द रेंटल्स, कैपिटल एप्रिसिएशन और बोथ। कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, एसेट्स को हमने लैंड बिल्डिंग खरीदा है, किस पर्पस के लिए, रेंटल पर्पस के लिए खरीदा है, या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए खरीदा है। कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए मतलब कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब होता है कि आज हमने 10 लाख, कई बार क्या खरीदते हैं हम लोग, एसेट्स खरीदे हम लोगों ने, हमने लैंड बिल्डिंग खरीद ली 10 लाख रुपए की, 50 लाख रुपए की, किस प्रोस्पेक्ट से खरीदी है कि कल उसकी वैल्यू 60 लाख 60 लाख की हो जाएगी तो बेच देंगे, इस प्रोस्पेक्ट से खरीदी हम लोगों ने बिल्डिंग। यहाँ मेरा यूज चेंज हो गया। हम लोग IAS 16 में प्रोस्पेक्ट अलग था, वहां भी लैंड एंड बिल्डिंग आती थी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी के अंदर क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग ही तो है प्रॉपर्टी का मतलब। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट IAS 16 में भी है, बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग IAS 16 में भी है, लैंड एंड बिल्डिंग IAS 40 में भी है, लेकिन यूज चेंज हो गया देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे यूज क्या है, अर्निंग रेंटल्स, कैपिटल एप्रिसिएशन और बोथ, ठीक है। बोथ का मतलब क्या है, हमने सोचा कि 10 मान लो 2 साल प्रॉपर्टी रखनी है, 2 साल बेच देंगे क्योंकि वैल्यू बढ़ जाएगी। मेरा प्रॉस्पेक्ट क्या है कि 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, 2 साल में उसकी वैल्यू 60 लाख की जाएगी, बेच देंगे। लेकिन 2 साल तक हमने क्या किया, सोचा कि रेंटल पर्पस के लिए उठा देते हैं, रेंट भी कमा लेंगे साथ ही साथ। क्या देखो यूज चेंज हो गया, यूज चेंज हो गया तो IAS चेंज हो गया, ठीक है। तो हम लोग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, लैंड या बिल्डिंग या बोथ, पर्पस क्या है, रेंटल कमाना या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन या फिर बोथ। तो इस यहाँ पे ये प्रॉपर्टी कहाँ कवर होती है, IAS 40 के अंदर, उसके अकाउंटिंग। ओनर्स ऑक्यूपाइड का मतलब क्या है, ओनर्स ऑक्यूपाइड का मतलब क्या है, लैंड और बिल्डिंग और बोथ किस यूज के लिए कर रहे हैं उसको, फॉर द प्रोडक्शन, फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस। अगर इस पर्पस के लिए कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, ओनर्स ऑक्यूपाइड कहलाएगी। अगर ओनर्स ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो फिर वो उसके ऊपर कौन लगेगा, उसके ऊपर IAS 16 लगेगा, फिर IAS 40 नहीं। IAS 40 किसके ऊपर लगता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो आगे यही बात यहाँ पे लिखी है, अगर वो ओनर्स ऑक्यूपाइड होगा, ठीक है, मतलब लैंड और बिल्डिंग और बोथ हेल्ड बाय ओनर, किस पर्पस के लिए, प्रोडक्शन, सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, IAS 16 फॉलो करेंगे उस प्रॉपर्टी के लिए। IAS 16 में जैसे भी जो भी मॉडल दिए गए हैं, कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल, जो भी आपने उन्हें पढ़ा था वही आपको अकाउंटिंग उसके हिसाब से अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। IAS 40 में अकाउंटिंग नहीं। अगर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो उसकी अकाउंटिंग का होगी, IAS 40 आपको फॉलो करना पड़ेगा, और IAS 40 में जो अकाउंटिंग का मेथड दिया उसके हिसाब से आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। अब आता है रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट। तो अभी हम लोग IAS 40 के ऊपर आगे चल रहे हैं। IAS 16 में वो कंप्लीट हो चुका है, उसके ऊपर हम लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे क्योंकि जरूरत भी नहीं है। IAS 40 में क्या लिखा है, रिकॉग्निशन मेजरमेंट। रिकॉग्निशन कैसे करेंगे, जैसे आपको बोला कि जितने भी IAS है, अगर वो एसेट से रिलेटेड या फिर लायबिलिटी से रिलेटेड है तो उसके अंदर 2 चीजें होंगी ही होंगी। पहला, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल होंगी जब हम लोग एसेट्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, एसेट्स को अपनी बैलेंस शीट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा सकते हैं, तो वो जरूर होगा। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया होगा ही होगा। और जितनी भी डेफिनेशन है, जितने भी IAS उसकी जो डेफिनेशन है और जो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, और सबसे माइंड में हम लोग के माइंड में सबसे कम वही रहती है। हम लोग लगता है तो बहुत सिंपल सी चीज है, इसका क्या माइंड में रखना, और उसी के ऊपर से पेपर में आता है। अगर आप मान के चलो कि आपको सारी डेफिनेशन आपको अच्छे से मालूम है और रिकॉग्निशन क्राइटेरिया आपको अच्छे से याद है, तो आप 25 मार्क्स का पेपर इसके ऊपर से आता है। 25 मार्क्स से ज्यादा का पेपर इसके ऊपर से आता है, सिर्फ डेफिनेशन का और रिकॉग्निशन क्राइटेरिया आपको अच्छे से याद है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाइटली मत लेना, ठीक है। तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बिल्कुल सेम वही है, IAS 40 का और IAS 16 का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बिल्कुल सेम। देखो तो IAS 16 में भी हम लोग ने यही पढ़ा था, इट इज प्रोबेबल दैट द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद द आइटम, आइटम मींस प्रॉपर्टी, सॉरी आइटम मींस यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, विद द आइटम विल फ्लो टू द एंटिटी। उस एसेट्स को यूज करके, उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग क्या कमाएंगे, फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट कमाएंगे, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, द कॉस्ट ऑफ द आइटम, आइटम मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कैन बी मेजर्ड रिलायबली, कि उस एसेट्स की वैल्यू, उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट है हम लोग रिलायबली मेजर कर सकते हैं। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी देन ओनली वी कैन रिकॉग्नाइज द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन अवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। फिर चलते हैं मेजरमेंट के ऊपर। तो आपने देखा कि IAS 16 का और IAS 40 का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है, तो आप ऐसे माइंड में रख सकते हो। तो आपको 2 अलग अलग रिकॉग्निशन क्राइटेरिया याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे जब आप एंड ऑफ द डे देखोगे, जब SBI कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत सारे रिकॉग्निशन क्राइटेरिया आ जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे IAS है, हर IAS का अपना अपना रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है, ठीक है। तो आप बहुत सारे IAS का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बिल्कुल सिमिलर सही है, तो आप वैसे माइंड में रख सकते हो। क्या मेजरमेंट देखते हैं, मेजरमेंट में इनिशियल मेजरमेंट कैसे करेंगे, कॉस्ट बेसिस पे ही करते हैं हम लोग हमेशा।
और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं, चाहो तो आप कॉस्ट मॉडल फॉलो करो, चाहो तो फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो करो। यहाँ पे रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं है, यहाँ से देखना, दैट इज नॉट द रिवैल्यूएशन मॉडल, यहाँ पे क्या फेयर वैल्यू मॉडल है। कल भी हमने आपको वार्न किया था, जब भी फेयर वैल्यू मॉडल है और रिवैल्यूएशन मॉडल है, दोनों में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, क्या सिमिलरिटी होती है, दोनों चीजें में कल डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होगा तो कॉस्ट मॉडल फॉलो करो या फिर आप फेयर वैल्यू मॉडल, दो में से जो मॉडल फॉलो करना हो कर सकते हो सब्सिक्वेंट रिकग्निशन के टाइम पे, लेकिन इनिशियल के टाइम पे आपको कॉस्ट मॉडल ही फॉलो करना है। ठीक है, आगे इनिशियल मेजरमेंट कैसे होगा, एसेट्स का जो परचेज प्राइस होगा, लैंड एंड बिल्डिंग का परचेज प्राइस प्लस इंपोर्ट ड्यूटीज हो नहीं सकती, इंपोर्ट ड्यूटी तो हो ही नहीं सकती ना, लैंड एंड बिल्डिंग थोड़ा इंपोर्ट करोगे। स्टिल उन्होंने दिया हुआ है तो हमने लिख दिया यहाँ पे नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस। अगर कोई परचेज टैक्सेस है अगर वो नॉन रिफंडेबल है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे, अदरवाइज उसको ऐड नहीं करेंगे अगर वो रिफंडेबल है। रिफंडेबल का मतलब होता है कि एक बार हमने पे कर दिए, बाद में हमको वापस मिल जाएंगी, गवर्नमेंट को वापस कर देगी। अगर इस टाइप में कोई टैक्सेस है तो फिर उसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे, अगर वो नॉन रिफंडेबल है तो ही ऐड करेंगे। माइनस ट्रेड डिस्काउंट माइनस रिबेट्स, तो हमारे पास क्या जाएगा, इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट आ जाएगा। हमारे पास कॉस्ट को मेजर करने का पूरा फॉर्मूला दे रखा है लोग ने यहाँ पे। फिर आगे सब्सिक्वेंट में इनिशियल के टाइम पे तो कॉस्ट कैसे मेजर करेंगे हमने देख लिया। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कॉस्ट मॉडल या फिर फेयर वैल्यू मॉडल, जो भी आपको मॉडल फॉलो करना है। अगर आप कॉस्ट मॉडल फॉलो करते हो तो आप भूल जाओ कि आप IAS 40 के अंदर अकाउंटिंग कर रहे हो। आप कैसे अकाउंटिंग करो, जैसे IAS 16 में जो अकाउंटिंग कर रखी है कॉस्ट मॉडल के हिसाब से, वैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम अकाउंटिंग होगी। तो अगर आप कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हो तो IAS 16 में जो भी दिया गया है उसके हिसाब से ही आप अकाउंटिंग करनी है कॉस्ट मॉडल की। जो IAS 16 में कॉस्ट मॉडल का अकाउंटिंग होती है, बिल्कुल IAS 40 में भी कॉस्ट मॉडल में अकाउंटिंग बिल्कुल सेम टू सेम होगी, कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, तो ये बात लिखा है, फॉलो द IAS 16 फॉर ऑल द अदर एसेट्स। जितनी भी एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, आपने डिसाइड किया इसको तुम लोग कॉस्ट मॉडल पर दिखाने वाले हैं, तो भूल लो कि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है आपकी। आपको कैसे अकाउंटिंग करनी है, ये आपकी क्या है, IAS 16 की प्रॉपर्टी, वैसे अकाउंटिंग कर लो। ठीक है, फेयर वैल्यू मॉडल अगर आता है तो हाँ, यहाँ पे थोड़े चेंजेस आएंगे। पहला चेंजेस क्या, जैसे कल भी हमने आपको बताया था, पहला चेंजेस क्या है, जब यहाँ पे रिवैल्यूएशन करेंगे और रिवैल्यूएशन गेन आता है तो वो कहाँ ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे OCI में ट्रांसफर नहीं होता। आपको याद होगा तो IAS 16 में हम लोग जब रिवैल्यूएशन करते थे तो कहाँ ट्रांसफर करते थे, OCI के अंदर ट्रांसफर करते थे। यहाँ पे कहाँ ट्रांसफर होगा, PL के अंदर ट्रांसफर होगा। ये बात यहाँ पे लिखी है, a gain or loss arising from the change in the fair value of the investment property shall be recognized in the profit and loss for the period in which it is related। ठीक है, पहला। सेकंड, after the initial recognition an entity that chooses the fair value model shall measure all its investment property at the fair value। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, आपको याद होगा तो IAS 16 में क्या लिखा हुआ था, क्लास ऑफ एसेट्स की बात कर रहे थे हम लोग। 5 मशीन है, 5 मशीन में 3 मशीन में डिसाइड करिए कॉस्ट मॉडल फॉलो करेंगे, 2 के लिए फेयर वैल्यू मॉडल नहीं कर सकते। अगर आपने डिसाइड किया है कि हम लोग फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो करेंगे तो पूरे सारी जितनी भी क्लास ऑफ एसेट्स है उसके लिए आपको फेयर वैल्यू मॉडल ही फॉलो करना पड़ेगा। सेम इज विद IAS 40, सेम इज विद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। 5 मेरे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज है, 5 लैंड एंड बिल्डिंग है। हमने डिसाइड किया कि 2 को हम लोग कॉस्ट मॉडल फॉलो करेंगे, 3 के लिए फेयर वैल्यू मॉडल नहीं कर सकते। अगर आपको फेयर वैल्यू मॉडल लगाना तो 5 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर आपको फेयर वैल्यू मॉडल लगाना पड़ेगा। दैट इज द पॉइंट नंबर 2। ठीक है, सेम IAS 16 में जो दिया गया था। और थर्ड पॉइंट क्या है, डेप्रेशन नहीं लगेगा। याद होगा तो हम लोग जब रिवैल्यूएशन मॉडल लगाते हैं तो फर्दर डेप्रेशन लगता है। अगर लोग रिवैल्यूएशन मॉडल IAS 16 में जब रिवैल्यूएशन मॉडल लगाते थे तो वहां पे डेप्रेशन लगाते थे, तभी तो हमने यहाँ पे एग्जांपल किया था, आपको याद होगा तो यहाँ पे ये हमने एग्जांपल करा था यार। तो यहाँ पे हमने रिवैल्यू करा था एसेट्स को, और रिवैल्यू करने के बाद में 5.76 जब रिवैल्यू करा था उसके बाद भी डेप्रेशन लगाया था। क्यों, क्योंकि हम लोग रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करते हैं, IAS 16 में रिवैल्यूएशन मॉडल हो रहा था, तो हम लोग फर्दर डेप्रेशन लगेगा, लेकिन यहाँ पे हमारे डेप्रेशन नहीं लगेगा। जब लोग फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो करेंगे, जब लोग फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो करेंगे तो डेप्रेशन नहीं लगेगा। ठीक है, ये लिखा है नो डेप्रेशन विल बी चार्ज अंडर द फेयर वैल्यू मॉडल। यहां तक किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है, पहले वो पूछो फिर आगे चलें। IAS 40 से रिलेटेड कोई किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। यहां से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, एक मिनट, इसके लिए हमने एग्जांपल दिया था। देखो ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं कि मेरी एक बिल्डिंग है, जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसको हम पहले समझा देते हैं। ये जो पूरा दिया हुआ है इसको पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा।
तो मान लो सपोज मेरे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग के 2 पार्ट है, मतलब ये ग्राउंड फ्लोर है और ये फर्स्ट फ्लोर है बिल्डिंग का। जो ग्राउंड फ्लोर है वो ओनर्स ऑक्यूपाइड है, मतलब खुद हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए उसने हमने अपना खुद का ऑफिस बना के रखा हुआ है या गोडाउन उन्होंने कुछ बना के रखा हुआ है, ओनर्स ऑक्यूपाइड है। और जो फर्स्ट फ्लोर है वो रेंटल पर्पस पे उठा के रखा हुआ है लोगों ने। तो आपको पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, क्या इन 2 पार्ट को, क्या फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर को, सॉरी ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर को क्या आप अलग अलग बेच सकते हो? हाँ, अलग अलग बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या करोगे, ओनर्स ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर है उसके लिए कौन सा, उसकी अकाउंटिंग कैसे करोगे, IAS 16 में अकाउंटिंग करोगे उसकी। और जो फर्स्ट फ्लोर है जो रेंटल पर्पस के लिए है उस फ्लोर की अकाउंटिंग कैसे करोगे, IAS 40 में अकाउंटिंग करोगे एज एन प्रॉपर्टी, अगर दोनों फ्लोर को अलग अलग दे सकते हो तो। ठीक है, फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या है, मान लो सपोज यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर में सिर्फ मान लो सपोज यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में 4 रूम्स हैं, 4 रूम है, ठीक है, एक ग्राउंड फ्लोर में। पूरा ग्राउंड फ्लोर क्या है, वो भी रेंटल पर्पस के लिए, केवल एक रूम हमने रोक के रखा है, एक गोडाउन बना के रखा है, छोटा सा एक रूम है उसमें जो गोडाउन बना के रखा हुआ है, ठीक है ना, ओनर्स ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है वो। तो उसमें क्या लगना चाहिए, 16। और बाकी जो फर्स्ट फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है ग्राउंड फ्लोर के जो बाकी 3 रूम्स हैं वो रेंटल पर्पस के लिए हैं। तो आप क्वेश्चन पूछो अपने आप से, क्या जो एक रूम है ग्राउंड फ्लोर पे जो आपने ओनर्स ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की तरह यूज कर रहे हो, क्या उसको आप अलग बेच सकते हो, एक पर्टिकुलर रूम को बेच सकते हो, नहीं बेच सकते। तो आपको जो पूरी प्रॉपर्टी इसको कैसे अकाउंट फॉर करना पड़ेगा, रेंटल पर्पस के लिए, मतलब रेंट आप इमेजिन करोगे रेंटल पर्पस के लिए पूरी बिल्डिंग को कैसे अकाउंट फॉर करो, IAS 40 में अकाउंट करो, IAS 16 लगेगा नहीं लगेगा उसके ऊपर। ठीक है, दैट इज द केस नंबर 2। केस नंबर 3, मान लो सपोज हम क्या बात कर रहे हैं कि ये फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर में सिर्फ एक रूम, 4 रूम थे, टोटल 4 रूम है जिसमें से एक रूम हमने रेंटल पर्पस के लिए दिया हुआ, एक रूम सिर्फ, बाकी पूरा ये ओनर्स ऑक्यूपाइड है, ग्राउंड फ्लोर पूरा ओनर्स ऑक्यूपाइड है। अब क्वेश्चन पूछा उन्हें आपसे, क्या ये रेंटल पर्पस के लिए जो एक रूम है उसको अलग बेच सकते हैं क्या, नहीं बेच सकते। तो पूरी बिल्डिंग सिग्निफिकेंट पार्ट क्या है, आप मान लो कि ओनर्स ऑक्यूपाइड है और ओनर्स ऑक्यूपाइड IAS 16 पूरी बिल्डिंग पे लगा। ये 3 केसेस हैं, 3 केसेस में किसी को डाउट सर में आए कि नहीं, केसेस पहले तो ये बताओ। यस सर, क्लियर है। क्लियर है सर। अब पढ़ो इसको, अब आपको क्लियर होगा। क्या लिखा है, लिखा है पार्शियल ओन यूज, लिखा है सम प्रॉपर्टी कंप्राइजेस अ पोर्शन दैट इज हेल्ड फॉर द अर्निंग द रेंटल फॉर द कैपिटल एप्रिसिएशन। कुछ पार्ट बिल्डिंग वालों ने IAS 40 की तरह यूज कर रहे हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तरीके से। एंड अनदर पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग, एक ही बिल्डिंग है, दूसरा पोर्शन है, इज हेल्ड फॉर द प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस, IAS 16 की तरह यूज कर रहे हैं एज अ ओनर्स ऑक्यूपाइड। इफ दीज कुड बी सोल्ड सेपरेटली, क्या दोनों पोर्शन जो अलग अलग यूज कर रहे हैं बेचे जा सकते हैं, हाँ बेचे जा सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। द एंटिटी अकाउंट फॉर द पोर्शन सेपरेटली, दोनों की अलग अलग पोर्शन अलग अलग बेचा सकते हैं, तो अलग अलग उसकी अकाउंटिंग करो, जो जिस पोर्शन को, जैसे हमने एग्जांपल दिया था, इन दोनों पोर्शन को अलग अलग बेचा सकता है, ग्राउंड फ्लोर को और फर्स्ट फ्लोर को बेचा सकता है। तो जो फर्स्ट फ्लोर होगा उसको रेंटल पर्पस IAS 40 में अकाउंटिंग कर देना, और जो ओनर्स ऑक्यूपाइड होगा ग्राउंड फ्लोर होगा उसको IAS 16 में अकाउंटिंग कर देना, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर दोनों को अलग अलग नहीं बेचा सकता है तो नो, नहीं बेचा सकता तो क्या करना पड़ेगा, तो फिर आपको देखना पड़ेगा सिग्निफिकेंट पोर्शन किसका है। तो मेरे एग्जांपल में क्या था, सिग्निफिकेंट पोर्शन, इस वाले एग्जांपल में सिग्निफिकेंट पोर्शन किसका था, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, क्योंकि ज्यादा बिल्डिंग कहाँ पे यूज कर रहे हैं, रेंटल पर्पस के लिए, तो पूरी बिल्डिंग को कैसे अकाउंट फॉर कर देना, IAS 40 में अकाउंटिंग करना। अगर यहाँ थर्ड वाले एग्जांपल में क्या था, ज्यादा बिल्डिंग, मोस्ट पोर्शन कहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग, ओनर्स ऑक्यूपाइड पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो पूरी बिल्डिंग में IAS 16 अकाउंटिंग कर देना। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। नो, दोनों को अलग अलग नहीं बेचा सकता। द प्रॉपर्टी इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की जाएगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की जाएगी if the insignificant portion is held for the use in the production of the supply of the goods or services or for the admission purpose। पूरी बिल्डिंग को क्या मान लो IAS 40 के अंतर्गत अकाउंटिंग कर लो, लेकिन ध्यान से देखना कि जो पोर्शन है इनसिग्निफिकेंट पार्ट होना चाहिए आपका किसका, एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब IAS 16 का जो पोर्शन है वो बहुत इनसिग्निफिकेंट होना चाहिए, तो ही आप क्या कर सकते हो, पूरी पूरी बिल्डिंग को IAS 40 में अकाउंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा केस था, इसमें किसी को डाउट, हालांकि केस कभी आया नहीं है, स्टिल आ सकता है, अच्छा केस है। इस वाले पोर्शन में किसी को डाउट, नो सर। नो सर। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं पहले समझ लेते हैं फिर देखते हैं। देखो
तो आप लोगों ने एफआर में पढ़ा होगा कंसोलिडेशन, उसी से रिलेटेड है थोड़ा सा। मान लो सपोज ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दो कंपनी है, बी लिमिटेड पेरेंट कंपनी है और ए लिमिटेड सब्सिडियरी कंपनी है। आपको पता है पेरेंट कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी क्या होता है, ठीक है। अभी हमने क्या किया सॉरी, पेरेंट कंपनी जो है उसकी एक बिल्डिंग है, उसने वो बिल्डिंग तो आपको पता होगा, एक पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं, शायद याद नहीं आ रहा होगा तो आपको। तो बी जो पेरेंट कंपनी होती है उसको क्या करना पड़ता है, एक अपनी स्टैंडर्ड बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, अपनी खुद की बैलेंस शीट, अपने खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो आपका IAS 40 क्या बोलता है, IAS 40 बोलता है कि बी बी लिमिटेड जिसमें पेरेंट कंपनी है उसने उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, उसने रेंटल पर्पस के लिए किसको दे रखा है, सब्सिडरी कंपनी को दे रखा है, और वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है। तो हम एग्जांपल अभी ले रहे हैं, बी लिमिटेड है पेरेंट कंपनी है, उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, उसको उसने रेंटल पर्पस के लिए दे रखा है, किसके लिए, ए लिमिटेड को दे रखा है, अपनी सब्सिडरी को दे रखा है। तो IAS 40 बोलता है कि बी लिमिटेड जो अपने इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, उसमें उस बिल्डिंग को कैसे दिखाना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तरीके से अकाउंटिंग करना, उसकी IAS 40 में अकाउंटिंग करना। लेकिन जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना, तो उस प्रॉपर्टी को कैसे दिखाना, ओनर्स ऑक्यूपाइड, IAS 16 में अकाउंटिंग करना उसकी। अंडरस्टूड हमने क्या बोला, अंडरस्टूड, यस सर। ग्रेट, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, अब देखो यहाँ पे सेम बात यहाँ पे लिखी हुई है, पढ़ लेते हैं। इसकी वजह से एक बार केस स्टडी आई हुई है, 4 मार्क्स की केस स्टडी आई हुई है, ठीक है, आपके एग्जाम करने में भी है। क्या लिखा है देखो, तो लिखा है प्रॉपर्टी लीज टू और ऑक्यूपाइड बाय इट्स सब्सिडरी और पेरेंट और सब्सिडरी, कुछ भी हो सकता है, पेरेंट हो सकता है, सब्सिडरी ने पेरेंट को दिया क्या हो। इस क्वेश्चन में ये भी हो सकता है, जैसे हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पे, ये भी हो सकता है कि यहाँ पे सब्सिडरी की खुद की प्रॉपर्टी हो, उसने अपनी पेरेंट कंपनी को दे रखा हो। तो सब्सिडरी कंपनी, आप क्या करो, अपनी स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में उस प्रॉपर्टी को एज ए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दिखाओ, और जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बने तो उस प्रॉपर्टी को कैसे दिखाना, ओनर्स ऑक्यूपाइड। तो कुछ भी हो सकता है, वाइस वर्सा, मतलब प्रॉपर्टी ए की भी हो सकती है, बी की भी हो सकती है। तो सेम बात यहाँ पे लिखी हुई है, लिखा था प्रॉपर्टी लीज टू और ऑक्यूपाइड बाय इट्स सब्सिडरी और पेरेंट, कुछ भी डज नॉट क्वालिफाई एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, क्वालिफाई नहीं करेगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह, मत दिखाना कहाँ पे, इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मत दिखा देना उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, ठीक है। बिकॉज द प्रॉपर्टीज ओनर्स ऑक्यूपाइड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द ग्रुप, ठीक है। सच प्रॉपर्टी विल बी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी, लेकिन कहाँ पे, इन द सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द लेसर, जिसने भी प्रॉपर्टी दी है लीज पे लेसर के लिए, वो प्रॉपर्टी की हो जाएगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी, कहाँ पे, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड में क्या हो जाएगी, वो ओनर्स की प्रॉपर्टी हो जाएगी, IAS 16 में अकाउंटिंग होगी उसकी। अंडरस्टूड, कांसेप्ट क्लियर है, बोलना पड़ेगा। यस सर। यस सर, क्लियर। ग्रेट। और लास्ट क्या है, ट्रांसफर केसेस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादा है, हमारे इसमें तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, SBR के लिए बहुत ही कम, 1 या 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ, FR में बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे कोर्स में भी है, इसलिए समझना पड़ेगा हम लोग। तो ध्यान से सुनोगे, 5 मिनट कंप्लीट हो जाएगा, बहुत टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे 5 केसेस हमने बनाए हैं, 5 केसेस हमें नहीं पता आपने FR में कैसा पढ़ा है, ठीक है, इसीलिए हमको बहुत डेप्थ में पढ़ाना पड़ रहा है। अदरवाइज आप अगर हमसे पढ़े होते FR तो हम शायद ये चीज स्किप कर देते, क्योंकि हमने बहुत FR में बहुत डेप्थ में पढ़ाते हैं सारी चीजें, स्टिल तो हमको पूरा पढ़ाना पड़ रहा है। ध्यान से सुनो, एक बार में क्लियर हो जाएगा। देखो केस नंबर 1, कोई क्वेश्चन है वहीं बता देना, जिससे हमको चीज नहीं समझ आई, फिर हम पूरा रिवाइज करा दो, फिर से रिवाइज करा देंगे। केस नंबर 1, हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली करना क्या है इस कॉन्सेप्ट के अंदर, हम लोग प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, कहाँ पे, मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं भैया, अब हम लोग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जैसे यूज नहीं करेंगे, उस प्रॉपर्टी को कैसे यूज करेंगे, ओनर्स ऑक्यूपाइड की तरह यूज करेंगे। या मेरी ओनर्स ऑक्यूपाइड है तो हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं उसको, IAS 40 में ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब IAS 16 से प्रॉपर्टी IAS 40 में ट्रांसफर हो रही है, या फिर IAS 40 से प्रॉपर्टी IAS 16 में ट्रांसफर हो रही है। तो कैसे अकाउंटिंग करेंगे उसकी, तो उसके बारे में बात होगी यहाँ पे। तो देखो मान लो केस नंबर 1, हम लोग क्या करें, केस नंबर 1 में IAS 40 की प्रॉपर्टी थी, एक मिनट करना,
ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास प्रॉपर्टी कौन सी थी, IAS 40 में अकाउंटिंग कर रहे थे हम लोग उस प्रॉपर्टी की। हमने क्या सोचा, 38 जून 2001 को क्या सोच रहे हैं कि इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, IAS सिस्टम ट्रांसफर। ध्यान से सुनते जाना मेरी बात। IAS 40 में अकाउंटिंग कर रहे थे उसकी एज ए इन्वेस्टर प्रॉपर्टी। हमने क्या सोचा, भाई हम लोग IAS 40 में यूज नहीं करेंगे उसको, एज ए गोल्ड ऑन यूज करेंगे, एज ए ओनर्स ऑक्यूपाइड यूज करेंगे। तब 30/6 मिड ईयर में कहाँ ट्रांसफर कर दिया, IAS 16 में ट्रांसफर कर दिया। IAS 40 से 40 ट्रांसफर हो रही है IAS 16 में। ठीक है सर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, और एक चीज और, IAS 40 में कौन सा मॉडल फॉलो कर रहे थे हम लोग, फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो कर रहे थे। 2 मॉडल थे, हम लोग फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो कर रहे थे इस प्रॉपर्टी के लिए। तो एक काम करना, क्या करोगे, पहले तो आपको कैरिंग अमाउंट निकालो, कब की, जिस दिन ट्रांसफर करो प्रॉपर्टी। कब ट्रांसफर करो, 30 जून 30 जून 2001 को। सर कैरिंग अमाउंट कितना होगा, तो पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, 30 जून को है तो पिछले साल लास्ट ईयर एंड पे, मतलब 30 दिसंबर 2002 को आपको जाना पड़ेगा और बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी। उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी, 1 लाख की है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कैरिंग अमाउंट भी यहाँ पे कितनी होगी, 6 महीने बाद उसकी कैरिंग अमाउंट 1 लाख की ही होगी। क्यों होगी, क्यों होगी, इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू अभी भी 1 लाख क्यों होगी, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है इस परफेक्ट वजह से। परफेक्ट, ठीक है, बिल्कुल सही बात। कैरिंग हम लोग क्योंकि स्टूडेंट नहीं लिंक कर पा रहे इसलिए आपको पूछ रहे हैं बार बार, ध्यान सुनते जाना। सर 1 लाख की प्रॉपर्टी 1 लाख की ही रहेगी, क्यों, क्योंकि सर इसमें डेप्रिसिएशन तो लगेगा नहीं ना, फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो कर रहे हैं IAS 40 में, तो डेप्रिसिएशन लगता नहीं है। तो इस प्रॉपर्टी की वैल्यू अभी भी कितनी होगी, 1 लाख की। ठीक है सर, हम लोग उसको पहले रिवैल्यू करना पड़ेगा, कब, 30 जून को आकर रिवैल्यू करो, रिवैल्यू कर दिया सर, ठीक है। इसमें जो रिवैल्यूएशन गेन आएगा, उस रिवैल्यूएशन गेन को पीएल में ट्रांसफर करना, मतलब जो रिवैल्यूएशन होगा कहाँ होगा, IAS 40 में पहले रिवैल्यूएशन करो उसका, IAS 40 के अंदर रिवैल्यूएशन होगा, कर दिया, 20 है तो प्रॉफिट है, पीएल में ट्रांसफर कर दो। और IAS 16 के लिए कॉस्ट क्या हो जाएगी, 1,20,000 की कॉस्ट होगी, मतलब 30 जून 2001 को प्रॉपर्टी मिली कहाँ, IAS 16 के अंदर। IAS 16 अब जो अकाउंटिंग करेगा 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएगा, वो आप अपने हिसाब से लगाते रहो, कोई दिक्कत। तो IAS 16 के लिए कॉस्ट क्या हो जाएगी, 1,20,000 की। IAS 16 क्या करेगा, फिर डेप्रिसिएशन लगाएगा, 6 महीने का डेप्रिसिएशन जो लगाना है, और उसको जो मॉडल फॉलो करना है, चाहे कॉस्ट मॉडल फॉलो करना है या फेयर वैल्यू मॉडल, वो उसकी फिर हेडेक है, मैं हेडेक बताऊंगा ये बात। दिस इज द केस नंबर 1। केस नंबर 2 पे आ जाओ। केस नंबर 2 में क्या है, अभी हम लोग सेम प्रॉपर्टी IAS 40 की प्रॉपर्टी IAS 16 में ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे केस क्या हो गया, IAS 40 में लोग कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे थे, ऊपर कौन सा था, फेयर वैल्यू मॉडल। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो हम लोग कब प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, 30 जून 2001 को, सेम डेट है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को क्योंकि IAS 40 के अंदर कॉस्ट मॉडल फॉलो हो रहा है, तो हम लोग को डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, 6 महीने का डेप्रिसिएशन भी लगाना पड़ेगा, तब तो कैरिंग अमाउंट आएगी इसकी। 30 जून 2001 की कैरिंग अमाउंट आपको निकालनी है। यहाँ तो कैरिंग अमाउंट आपको पता था 1 लाख रुपए का, तो डेप्रिसिएशन लगना नहीं था, तो 1 लाख का डेप्रिसिएशन, 1 लाख की जो कैरिंग अमाउंट होगी 1 लाख ही होगी, लेकिन यहाँ पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। ये आपने कैरिंग अमाउंट, क्योंकि आप कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हो IAS 40 के अंदर। तो मान लो सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं, 2500 का हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। कैसे डेप्रिसिएशन लगा दिया, 1 लाख का था, लाइफ उसकी मान लो सपोज 20 ईयर्स की, 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया तो 6.5 कर दिया हम लोगों ने, तो मेरा डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 2500 का डेप्रिसिएशन आ गया, 6 महीने का डेप्रिसिएशन। मैंने कैरिंग अमाउंट कितनी होगी, 97,500 कैरिंग अमाउंट होगी, ठीक है। कहाँ पे, 30 जून 2001 को। हम लोग यही वैल्यू लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, IAS 16 में ट्रांसफर कर देंगे। तो IAS 16 के लिए कॉस्ट कितनी जाएगी, 97,500 की कॉस्ट, सिंपल। दिस इज द केस नंबर 2। केस नंबर 3, आपकी प्रॉपर्टी IAS 16 से IAS 40 में ट्रांसफर कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, ऊपर 2 केसेस में IAS 40 से IAS 16 में ट्रांसफर हो रहा था, अभी आगे की केसेस में IAS 16 से IAS 40 में ट्रांसफर होगा। पहले बताओ ये 2 केसेस में किसी को डाउट है, पहले 2 केसेस में किसी को डाउट है, नहीं, नो सर। ग्रेट। थर्ड केस, सर IAS 16 से ट्रांसफर कर रहे हैं, कहाँ पे, IAS 40 के अंदर करो। मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, कब ट्रांसफर कर रहे हैं, 30 जून 2001 को। सर 30 जून 2001 की कैरिंग अमाउंट निकालनी पड़ेगी, बिल्कुल निकालनी पड़ेगी। तो मेरी वैल्यू कितनी थी, लास्ट ईयर की बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कितना था उस प्रॉपर्टी का, 30 दिसंबर 2000 को वैल्यू कितना था उसका, 1 लाख रुपए का, 1 लाख का था। सर डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि IAS 16 में डेप्रिसिएशन तो लगाना ही पड़ेगा ना, चाहे कोई मॉडल फॉलो हो रहा हो, उससे मतलब नहीं है। तो हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया, 2500 का डेप्रिसिएशन आ गया 6 महीने का। सर कैरिंग अमाउंट कितनी होगी, 30 जून 2001 की वैल्यू कितनी होगी, 97,500, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कौन सा मॉडल फॉलो होगा, फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो होगा, मान लो सपोज
तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, आपको फेयर वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। और फेयर वैल्यू में कन्वर्ट कहाँ पे होगा, कौन से आईएस के अंदर होगा, आईएस 16 के अंदर ही रिवैल्यूएशन होगा इसका। तो मेरी कैरिंग अमाउंट कितनी है 97500, उसको फेयर वैल्यू में कन्वर्ट करो 1,20,000 रुपए, और जो डिफरेंस आएगा वो कहाँ ट्रांसफर होगा, ओसीआई में ट्रांसफर होगा, उसका रिवैल्यूएशन आईएस 16 में ही होगा। ये बात ध्यान रखना बहुत अच्छे से, क्योंकि इसके ऊपर से केस स्टडी आती है, ठीक है। ये यहाँ पे जो आपको ये सब चीज आपको थ्योरी में दे रखी है, कभी जिंदगी में समझ में नहीं आ सकती जब तक आप उसको नंबर का बेस नहीं बनाओगे। इसीलिए हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। इस कभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा एसबीआर में, आपके थ्योरी ही पूछी जाएगी, केस स्टडी पूछी जाएगी, थ्योरी में पूछी जाएगी, ठीक है। लेकिन समझ में नहीं आएगा, आपको थ्योरी पढ़ा देंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आपको पूरे एग्जाम्पल करने, केसेस बनाने पड़ते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। जहाँ पे एसबीआर कंप्लीट हो सकता है 70 आवर्स में, हमको 100 आवर्स लगते हैं। आपको रीजन समझ में आ गया होगा अभी तक क्यों लग जाता है एक्स्ट्रा टाइम हमको। क्या तो ओसीआई में हम लोग ट्रांसफर करेंगे 22,500, ओसीआई में ट्रांसफर कर देंगे, और आईएस 40 के लिए उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, 1,20,000 की कॉस्ट है। दिस इज द केस नंबर 3, जहां पे हम लोग आईएस 16 से आईएस 40 में ट्रांसफर कर रहे थे, और आईएस 40 कौन सा मॉडल फॉलो कर रहा था, फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो कर रहा है। अंडरस्टूड? किसी को डाउट है केस नंबर 3 में? नो सर। केस नंबर 4, अभी आईएस 16 से आईएस 40 में ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन आईएस 40 कौन सा मॉडल फॉलो हो रहा है, कॉस्ट मॉडल फॉलो करेगा। तो क्या करेंगे, तब तो बहुत सिंपल है, 30/06/2001 की जिस दिन ट्रांसफर करो उस दिन की कैरिंग अमाउंट निकालो, कितनी आएगी, 1 लाख का लास्ट ईयर की क्लोजिंग वैल्यू कितनी थी, 1 लाख। डेप्रेशन लगेगा 6 महीने का, क्योंकि आईएस सिस्टम में डेप्रेशन लगेगा ही लगेगा। 2500 का डेप्रेशन आ गया, 2500 का कैरिंग अमाउंट कितनी आ गई, 97500, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट मॉडल फॉलो होने वाला है, कोई रिवैल्यूएशन नहीं करेंगे। आईएस 40 के अंदर कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 97,500। दिस इज द केस नंबर 4। सर केस नंबर 5 ये क्या है, अब ध्यान से देखो, आईएस 40 से ही आईएस 40 में ट्रांसफर कर रहे हैं। सर ये कैसे हो सकता है? हाँ हो सकता है। आईएस 40 में पहले लोग कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे थे, अभी हम लोग क्या बोले भाई, कॉस्ट मॉडल को नहीं फॉलो करेंगे, मतलब फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो करेंगे, मतलब कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉपर्टी। आईएस 40 था, आईएस 40 में ही ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन मॉडल चेंज कर रहे हैं। तो क्या होगा, 30/6/2001 को हमने डिसाइड किया ट्रांसफर करने का। सर पहले कॉस्ट मॉडल फॉलो हो रहा था, डेप्रेशन लगाओ, कैरिंग अमाउंट निकालो, कितनी रही 97,500 की कैरिंग अमाउंट आ गई। किस दिन की, 30 जून 2001 की। सर फेयर वैल्यू कन्वर्ट करो, फेयर वैल्यू कितना देगा, 1,20,000 रुपए का उसका फेयर वैल्यू आ गया, कब का, 30 जून का। क्योंकि रिवैल्यूएशन कहाँ हो रहा है, आईएस 40 के अंदर ही रिवैल्यूएशन हो रहा है, तो पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा रिवैल्यूएशन गेन। और आईएस 40 के लिए नई कॉस्ट हो जाएगी 1,20,000। ये 5 केसेस हैं, इन 5 केसेस में किसी को डाउट फिर आपको एक क्रक्स बताते हैं। वो क्रक्स मेरा दिया वो नहीं, स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया था, तो हम आपको बताते हैं। बोलो इसमें किसी को डाउट है, या आप कुछ बोलना चाहते हो, कुछ ऑब्जर्व किया हो शायद आप लोगों ने किसी ने, हाँ तो बोल सकते हो, या कोई क्वेश्चन है किसी का माइंड में। एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया था हमको भी खुद बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं आप लोगों से। हाँ बोलो, अरे बोलो। क्लियर है सर? क्लियर तो है, कुछ ऑब्जर्व किया आप लोगों ने, कुछ ऑब्जर्व किया हो क्या हो रहा है 5 केसेस में? बोलो, ऐसा मत सोचो यार, मतलब बात करोगे ना तो अच्छा रहेगा थोड़ा। नहीं, एक स्टूडेंट, चलो हमें बता देते हैं, एक स्टूडेंट ने ऑब्जर्व करके बहुत अच्छी सी बात बोली थी हमसे। तो बोला है कि सर हमने ये चीज ऑब्जर्व करी है कि आईएस 40 चाहे ट्रांसफरर हो और चाहे रिसिपिएंट हो, ऊपर क्या था, ट्रांसफरर था, पहले 2 केस में ट्रांसफर था आईएस 40। तो आईएस 40 जो मॉडल फॉलो हो रहा था ना, उसके हिसाब से अकाउंटिंग कर रहे हैं हम लोग। आईएस 40 यहाँ पे फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो कर रहा था, यहाँ पे हमने पहले रिवैल्यूएशन करा फिर ट्रांसफर किया प्रॉपर्टी। यहाँ पे आईएस 40 क्या ट्रांसफर करा, आईएस 40 जो ट्रांसफर था वो कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहा था, कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुआ। यहाँ पे रिसिपिएंट था आईएस 40, कौन सा मॉडल फॉलो कर रहा है, फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो कर रहा है, तो रिवैल्यूएशन किया है हम लोगों ने, किया आईएस 16 में रिवैल्यूएशन की, लेकिन रिवैल्यूएशन किया है क्योंकि आईएस 40 कौन सा मॉडल फॉलो करने वाला है, फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो करने वाला। सर यहाँ पे आईएस 40 कॉस्ट मॉडल फॉलो करने वाला, कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुआ।
यहाँ पे IS40 जो रिसिपिएंट है, यहाँ पे भी रिसिपिएंट है, फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो करने वाला है, तो आपने रिवोल्यूशन कर दिया। तो चाहे IS40 ट्रांसफर हो और चाहे IS40 रिसिपिएंट हो, वो कौन सा मॉडल फॉलो कर रहा था और कौन सा मॉडल फॉलो करने वाला है, उसके ऊपर डिपेंड करता है आप रिवोल्यूशन करोगे कि नहीं करोगे। क्या उसका ऑब्जर्वेशन सही है? बोलो। समझ में आया? पहले तो ये बताओ। यस। अभी आपको बताते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इतनी अच्छा ऑब्जर्व करके दिया है ना, शायद हमने भी उतना नहीं डेप्थ में जाकर सोचा था कि यार हाँ सही बात तो है, मतलब क्रक्स दे दिया उन्होंने इतने बड़े कंसेप्ट का। अभी आपको दिखाएंगे जहाँ स्टूडेंट ने हमने पूरा पेज बताया, हाफ एन आवर बोला उस टॉपिक के ऊपर, उन्होंने वो टॉपिक एक लाइन में कंक्लूड कर दिया कि सर इसका मतलब ये है ना। हाँ, मतलब उन्होंने ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत सोच के बोला कुछ भी, उन्होंने कुछ ऐसा अटेंडम बोल दिया और एक्चुअल में वही कंक्लूजन है। और देखो बिल्कुल यहाँ पे जो हमने केस करे 5 केसेस, उसका कंक्लूजन उन्होंने दे दिया कि IS40 चाहे ट्रांसफर हो चाहे IS40 रिसिपेंट हो, वो कौन सा मॉडल फॉलो कर रहा था और कौन सा मॉडल फॉलो करने वाला है। अगर वो ट्रांसफरर था तो कौन सा मॉडल फॉलो कर रहा था, और अगर वो रिसिपेंट तो कौन सा मॉडल फॉलो कर रहा है, करेगा, उस पर डिपेंड करता है कि आप रिवोल्यूशन करोगे कि नहीं करोगे। एक लाइन में तो पूरा कंक्लूड कर दिया उसने 5 केसेस। किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हैं, बोलना पड़ेगा नहीं। अब देखो यही बात हमने लास्ट में लिख दी है, ये जो यहाँ पे केस दे, यहाँ पे जो इन्होंने हमने पूरा इसको इसमें बना दिया है, सेम बातें वही लिखी हुई है जो हमने आपको अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में करवाया, सेम बातें यहाँ पे लिखी हुई है। हाँ वो पढ़वा देते हैं, और नीचे हमने नीचे नोट में भी इसीलिए लिखा है, ठीक है। नीचे पहले नोट पढ़ लेते हैं, लिखा है whether the transfer will happen from the IP to IP मतलब इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी टू PPE। चाहे तो हम लोग प्रॉपर्टी कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, आईपी से पीपी में ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब केस नंबर 1 और 2 की बात हो रही है। एट कैरिंग अमाउंट ऑफ फेयर वैल्यू, हम लोग उसको कैरिंग अमाउंट पे ट्रांसफर करेंगे या फिर फेयर वैल्यू पे ट्रांसफर करेंगे, वो डिपेंड करता है कि आईपी क्या फॉलो कर रहा था। तो केस नंबर 1 और 2 के बारे में बात हो रही है, ये हमने अपने हाथ से लिखा, मतलब आपकी बुक में नहीं लिखा है, जस्ट एक्सप्लेन किया था उस स्टूडेंट ने, इसलिए मैं यहाँ पे डाल दिया, बहुत अच्छा लगा वो बात। तो यहाँ पे लिखा हुआ है whether the transfer will happen from the IP to PP। हम लोग अगर IP से PP में ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो कैरिंग अमाउंट पे ट्रांसफर होगा या फिर रिवैल्यूड अमाउंट पे ट्रांसफर होगा, उस बात पे डिपेंड करता है कि IP क्या फॉलो कर रहा था। ये बात यहाँ पे लिखा है, और द फेयर वैल्यू डिपेंड अपॉन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉलोड बाय द IP। वो डिपेंड करता है कि IP क्या फॉलो कर रहा था, जो IP फॉलो कर रहा था उसके बेसिस पे ट्रांसफर होगा। इन द सेम वे whether the transfer will happen from the PP to IP। अभी हम लोग PP से IP में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हम लोग उसको कैरिंग अमाउंट पे ट्रांसफर करेंगे या फिर फेयर वैल्यू पे ट्रांसफर करेंगे, इस बात पे डिपेंड करेगा कि IP क्या फॉलो करने वाला है। ये बात यहाँ पे लिखी है, एट कैरिंग अमाउंट ऑफ फेयर वैल्यू, इस बात पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विल फॉलो बाय द IP। IP क्या फॉलो करेगा उस पर डिपेंड करता है कि हम उसको कैरिंग अमाउंट पे ट्रांसफर करेंगे या फिर रिवैल्यूड अमाउंट पे ट्रांसफर। अंडरस्टूड? हमने क्या बोल दिया? किसी को डाउट है? नो सर। ग्रेट। ऊपर केसेस दिए हुए हैं, एक बार पढ़ लेते हैं जल्दी से। लिखा हुआ है फ्रॉम आईपी टू IS60, मतलब आईपी से ट्रांसफर कर रहे हैं और आईपी में कौन सा मॉडल फॉलो हो रहा है, फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो हो रहा है, ठीक है। मतलब केस नंबर 1 की बात हो रही है यहाँ पे केस नंबर 1 का आप इसको इंटरलिंक कर सकते हो। ये केस नंबर 1 है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आईपी से ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉपर्टी, और आईपी में कौन सा मॉडल फॉलो हो रहा है, फेयर वैल्यू मॉडल, और कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, IS16 में, प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट। तो रिवैल्यू द प्रॉपर्टी फर्स्ट, पहले आपको रिवैल्यू करना पड़ेगा। रिवैल्यू कहाँ होगा, IS40 में ही रिवैल्यू होगा। हम लोग यहाँ पे रिवैल्यूएशन कहाँ किया था, हम लोगों ने IS40 में ही रिवैल्यूएशन किया था, इसीलिए देखो पे पीएल जो बी से अगर ट्रांसफर हुआ था, कहाँ ट्रांसफर हुआ था, पीएल में ट्रांसफर हुआ था, उसी में ट्रांसफर नहीं हुआ था। तो revalue the property first as per the IS40, taking the gain or loss to the statement of profit and loss account, and then transfer the property, then transfer to the PPE at the fair value। उसको ट्रांसफर कहाँ कर देंगे, PPE में ट्रांसफर कर देंगे at the fair value। ये ट्रांसफर कर रहे थे 1,20,000 में, उसकी कॉस्ट क्या होगी थी IS16 के लिए 1,20,000, ठीक है। नाउ केस नंबर 2, अभी हम ट्रांसफर कर रहे हैं IP से PP में ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन IP में कौन सा मॉडल फॉलो हो रहा है, कॉस्ट मॉडल फॉलो हो रहा है। कुछ नहीं, आप कैरिंग अमाउंट पे ट्रांसफर करोगे, सिंपल।
जिस दिन ट्रांसफर कर रहे हो उस दिन की कैरिंग अमाउंट निकालो, उसी वैल्यू पर ट्रांसफर करो, खत्म। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, यही हम लोगों ने किया भी है केस नंबर 2। केवल 30 जून 2001 का हम लोगों ने क्या निकाला, कैरिंग अमाउंट निकाला, उसी वैल्यू पर ट्रांसफर कर दिया, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यही इन्होंने किया है यहाँ पे, यही बात यहाँ पे लिखी है केस नंबर 2 में। लिखा है द एसेट इज ट्रांसफर्ड इनटू द पीपीई एट द कैरिंग अमाउंट, किस दिन की कैरिंग अमाउंट, जिस दिन ट्रांसफर कर रहे हैं, एट द कैरिंग अमाउंट एंड कंटिन्यू टू बी डेप्रिशिएट, उसको डेप्रिशिएट हम लोग करेंगे ऑब्वियसली, आईएस 16 में ट्रांसफर करेंगे तो डेप्रिशिएशन तो लगना ही लग रहा है, कोई बात ही नहीं है, चाहे आईएस 16 कोई मॉडल फॉलो करे, चाहे रिवोल्यूशन मॉडल फॉलो करे, कॉस्ट मॉडल। यही केस नंबर ये है, ये केस नंबर 3 है, ये केस नंबर 4 है, ये केस नंबर 5। किसी को कोई डाउट किसी तरीके का कहीं समझने में? हमने नीचे क्वेश्चन में कुछ डाल रखे हैं आप लोगों की कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए, आप मत सोचना कि क्वेश्चन इस टाइप के पूछ जाएंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये एफआर का क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है। तो आप कुछ चाहो तो एक बार कल ना पढ़ लेना, 5 या 7 मिनट लगेगा, बहुत टाइम नहीं लगेगा, आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी। क्वेश्चन क्या आने वाला है, क्वेश्चन यहाँ पे पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, फुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन किसमें से ज्यादा पूछते हैं, डेफिनेशन इन्वर्शन प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पर पूछते हैं, इन्वर्शन प्रॉपर्टी की डेफिनेशन के साथ साथ उसका जो, अगर आप फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो करते हो तो डेप्रेशन नहीं लगता है, और उसको हम लोग जब रिवैल्यूएशन करते हैं तो पीएल में ट्रांसफर करते हैं, उसका ट्रीटमेंट जो है वो हम लोग पूछता रहता है थ्योरी में, प्रैक्टिकल में नहीं। और ट्रांसफर केसेस कभी नहीं पूछे गए हैं, क्योंकि वो जो ये कंसेप्ट है वो एफआर का कंसेप्ट ज्यादा है, एसबीआई का कंसेप्ट कम है, ठीक है, इसलिए कभी क्वेश्चन आया नहीं है, इसलिए हम लोग को पढ़ना सब कुछ, आप पूछे ना पूछे हमसे क्या मतलब है। तो आईएएस 40 पूरा कंप्लीट हो गया है, किसी को किसी तरीके का डाउट है आईएएस 40 के अंदर पूछ सकते हैं? नो सर। क्लियर है, चलो ग्रेट। Yes. तो आईएएस 40 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, इसको आप पूरा रिवाइज करोगे, ठीक है, हम आपको नोट्स वाले भेज देंगे। हमने बुक से नहीं पढ़वाया है, बुक से नहीं पढ़वाने का रीजन आपको बता देते हैं क्या है, क्यों नहीं पढ़वाया है, क्योंकि बुक में आपको कुछ लिखा ही नहीं है, बहुत कम चीजें लिखी है आगे बुक के अंदर। आपको बुक छोड़नी नहीं है, आपको फिर से बोल रहे हैं, बुक जरूर पढ़नी है आपको। हम जो आईएएस बुक से ना पढ़ाएं, वैसे आपको हम कोशिश यही करेंगे सारे आईएएस बुक से ही पढ़ाएं, एटलीस्ट बुक सारी पूरी कवर कर लें, अपने नोट्स भी पढ़ाएं लेकिन सच बुक भी पढ़ाएं, लेकिन जो आईएएस हम छोड़ रहे हैं आप लोग के ऊपर, वो पढ़ जरूर लेना। गलती मत करना कि हमने मेरे से नोट्स पढ़ लिया आपने और बुक नहीं पढ़ी, बुक एक बार जरूर पढ़ लेना, ठीक है, ताकि आपको ये आइडिया एटलीस्ट हो जाएगा कि बुक में क्या लिखा हुआ है, और कोई बात नहीं है कि पूरी चीजें कवर हो गई है कि नहीं हो गई है। कोई क्वेश्चन बेटा किसी को पूछ रहा था? हेलो हेलो, कोई क्वेश्चन पूछ रहा था बेटा? नो सर। नहीं सर। चलो एक काम करते हैं, हमें कम भरोसा है आप लोग के ऊपर, हम ही पढ़ा देते हैं। चलो तो यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, पहले डेफिनेशन को 5 स्टार मार्क कर लो, बहुत मतलब आप मान के चलो जब भी क्वेश्चन आया है तो क्वेश्चन डेफिनेशन से ज्यादा आया है आईएएस 40 के अंदर, कि आईएएस 40 की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो आईएएस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू द प्रॉपर्टी मतलब यहाँ पे क्या, लैंड और बिल्डिंग है, सिर्फ और लैंड और बिल्डिंग, held by the owner or by the lessee as a right to use, ठीक है, to earn the rentals or for the capital appreciation of it, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों लैंड और बिल्डिंग किसने, कौन हेल्ड कर रहा है, चाहे तो ओनर होल्ड करता हो उसको, मतलब मेरी खुद की प्रॉपर्टी को, या फिर हमने लीज पे ले रखी है, तब भी आईएएस 40 में प्रॉपर्टी जाएगी। मतलब सपोज हमने माधव से प्रॉपर्टी ले लिया, हमने माधव से पहले लीज पे लिया और फिर आगे मोहन को हमने लीज पे दे दिया प्रॉपर्टी, हमने लीज पे लिया, रेंटल हम पे करते हैं 10,000 पर मंथ पे करते हैं माधव को, और 15,000 हमको रेंटल मिलता है मोहन से, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहाँ दिखाएंगे, एज ए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दिखाएंगे अपने उसमें, ठीक है। इवन तो मेरा वो प्रॉपर्टी है भी नहीं, हमने खुद ने उसको लीज पे ले रखा हुआ है, इसीलिए आप देखो कवर कर रखे हैं, कवर करा हुआ है बाय द लेसी, हम कौन है, लेसी है, एज अ राइट टू यूज, क्योंकि हम उसको कैसे दिखाएंगे राइट टू यूज, आपको याद होगा IFRS 16 लीज, जिसको याद नहीं है कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ेंगे हमारे कोर्स में भी है। तो लेसी कैसे दिखाता है उस प्रॉपर्टी को, हम कैसे दिखाएंगे, जब हम माधव से प्रॉपर्टी लेंगे लीज पे तो हम उसको कैसे दिखाएंगे, एज अ राइट टू यूज प्रॉपर्टी, और राइट टू यूज प्रॉपर्टी को जो दिखाएंगे वो कहाँ दिखाएंगे, अंडर द हेड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अंडर द हेड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कर देते, ठीक है। तो दो चीजें हैं, फिर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं, अगर माधव से हमने प्रॉपर्टी ली लीज पे, आगे फर्दर लीज करने के लिए
तो जो मेरा राइट टू यूज आया है, क्योंकि हम लोग उसको जब माधव से प्रॉपर्टी लीज पे लेते हैं तो उस प्रॉपर्टी को नहीं दिखा सकते, उस प्रॉपर्टी को बिल्डिंग तो ना दिखा देंगे अपने एसेट्स अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, उसको क्या दिखाना पड़ेगा, राइट टू यूज की तरह दिखाना पड़ेगा। आपको याद होगा IFRS 16 हम लोग डेबिट करते थे, एंट्री क्या पास करते थे, जब एसेट्स लीज पे लेते थे तो एंट्री क्या पास करते हैं, राइट टू यूज एसेट्स को डेबिट करते हैं और लीज लायबिलिटी को क्रेडिट करते हैं। तो जो राइट टू यूज एसेट्स है उसको किस हेड के अंदर दिखाएंगे, तो हमने अगर फर्दर सबलेट करने के लिए लिया है, फर्दर आगे लीज पे देने के लिए लिया है, तो उस राइट टू यूज को दिखाएंगे कहाँ पे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तक दिखाएंगे। और अगर खुद यूज करने के लिए लिया है कि हम उस बिल्डिंग को ही यूज करेंगे, तो उस प्रॉपर्टी को कहाँ दिखाएंगे हम लोग, उसको दिखाएंगे नॉन करंट एसेट्स के अंदर, नॉन करंट एसेट्स के अंदर। अंडरस्टूड? दोनों हेडिंग अलग अलग हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का अलग से डिस्क्लोजर जाता है, तो राइट टू यूज को कहाँ दिखाएंगे, एज ए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा आगे एग्जाम्पल है यहाँ पे देखो, लैंड हेल्ड फॉर द कैपिटल एप्रिसिएशन, लैंड हेल्ड फॉर द अनडिसाइडेड फ्यूचर यूज, बिल्डिंग लीज आउट अंडर द ऑपरेटिंग लीज, या फिर वैकेंट बिल्डिंग हेल्ड टू बी लीज्ड आउट अंडर द ऑपरेटिंग लीज। ये जितनी भी प्रॉपर्टी है सब कवर होती है IAS 40 के अंदर, ठीक है। अभी कौन कौन सी प्रॉपर्टी कवर नहीं होती है, तो प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस, ऑब्वियसली वो IAS 16 में कवर होगी क्योंकि यहाँ पे यूज ही चेंज हो गया। अगर कोई प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर द सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, क्योंकि वो प्रॉपर्टी तो क्या होगी, मान लो सपोज मेरा काम ही ये बिल्डिंग खरीदने बेचने का काम ही यही है, मेरे पास 10 बिल्डिंग और है, तो वो तो मेरी हो जाएगी ना, इन्वेंट्री जाएगी, IAS 2 में उसकी अकाउंटिंग होगी इन्वेंट्री में, दैट इज नॉट द IAS 40, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, तो उसकी अकाउंटिंग होगी IAS 2 में अकाउंटिंग होगी, IAS 40 नहीं लगेगा उसके ऊपर। प्रॉपर्टी बीइंग कंस्ट्रक्टेड और डेवलप्ड ऑन बिहाफ ऑफ द थर्ड पार्टी, अगर थर्ड पार्टी के बिहाफ में बना रहे हैं, हम लोग IAS पढ़ेंगे, IFRS पढ़ेंगे, IFRS 15 रेवेन्यू आपने पढ़ा भी होगा, कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स पढ़ा होगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो वहां पे उसकी अकाउंटिंग होगी, पढ़ेंगे वहां पे हम लोग। अगर मान लो सपोज हम माधव ने हमसे बोले कि सर हमको एक बिल्डिंग बनवानी है, आप बिल्डिंग बना दो, हमारा काम ही ये बिल्डिंग बनाते हैं थर्ड पार्टी के बेसिस पे, जैसे थर्ड पार्टी माधव जैसे बोलता जाएगा वैसे प्रॉपर्टी बनाते चले जाएंगे, तो उसकी अकाउंटिंग हम लोग कहाँ करेंगे, IFRS 15 में अकाउंटिंग करेंगे उस बिल्डिंग की अकाउंटिंग, ठीक है। इसको भी पढ़ना है हमारे कोर्स में, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, कम से कम 6-7-8 एग्जाम्पल भी करेंगे इसके ऊपर, बहुत डेप्थ में एग्जाम्पल्स करेंगे, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है वो टॉपिक हमारे लिए SBR के लिए, स्टिल हम लोग इस बात पे फोकस कम करेंगे, क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग को बेस तैयार करना है फ्यूचर के लिए, ये कंसेप्ट पूरे क्लियर करने हैं। खैर आगे, ओनर्स, अगर ओनर्स ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उसको हम लोग नहीं करेंगे, तो वो तो IAS 16 में ही अप्लाई होगा, अभी हम लोग ने पढ़ करके आए हैं। अगर प्रॉपर्टी दैट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड और डेवलप्ड फॉर द यूज इन द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, लिखा हो प्रॉपर्टी इज that is being constructed or developed for use as an investment property, that the IAS 16 currently applies until the property is ready to use, at which time IAS 40 started to apply। मतलब क्या कह रहे हैं, हम लोग प्रॉपर्टी बना रहे हैं, किस प्रोस्पेक्ट से बना रहे हैं कि उसको हम लोग क्या दिखाएंगे, IAS 40 में उसकी अकाउंटिंग करेंगे। कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, खुद बिल्डिंग बना रहे हैं कि किस पर्पस से बिल्डिंग बनाएंगे, जब वैल्यू उसकी बढ़ जाएगी तो बेच लेंगे, कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए बना रहे हैं, उसको यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग, उसको गोडाउन या किसी ऑफिस पर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे, बेचने के पर्पस से यूज कर रहे हैं, तो उसकी अकाउंटिंग जब तक वो बिल्डिंग बन नहीं जाती है, इसीलिए आपने लिखा प्रॉपर्टी दैट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड और डेवलप्ड फॉर द यूज एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जब तक वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है तब तक उसके अंदर IAS 40 नहीं लगेगी, जब तक वो फुल्ली कंस्ट्रक्टेड नहीं हो जाती, ठीक है, तब तक उसको कहां दिखाना पड़ेगा, IAS 16 के अंदर ही दिखाना पड़ेगा, अंडर कंस्ट्रक्शन। ये बता आगे लिखा है IAS 16 करंटली अप्लाइज until the property is ready to use, जब तक प्रॉपर्टी रेडी टू यूज नहीं हो जाती तब तक उसको उसके ऊपर अकाउंटिंग इसकी होगी, IAS 16 के अंदर ही अकाउंटिंग होगी। एक बार जब प्रॉपर्टी फुल फ्लेश बन के तैयार हो जाएगी उसके बाद IAS 40 लगना स्टार्ट होगा। क्या आगे, प्रॉपर्टी लीज टू अनदर एंटिटी अंडर द फाइनेंशियल लीज, हमने कोई प्रॉपर्टी लीज पे दे रखी है, हम खुद लेसर है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है प्रॉपर्टी लीज टू द अनदर एंटिटी अंडर द फाइनेंशियल लीज, अगर हमने फाइनेंशियल लीज पे दे रखा है, दो टाइप की लीजेस होती है, होता है ऑपरेटिंग लीज, वो होता है फाइनेंशियल लीज। जब आपने ऑपरेटिंग लीज पे दे रखा है, हम लोग पढ़ेंगे IFRS 16 में क्या होता है फाइनेंशियल लीज, होता है ऑपरेटिंग लीज, आपने नहीं पढ़ा होगा आपने FR में याद होगा आप लोगों को, जिसने भी जिसको थोड़ा बहुत याद है, IFRS 16 में हम लोग अकाउंटिंग पढ़ते थे किसकी, केवल लेसी की, लेसर की बुक्स में नहीं था,
तो IAS 16 क्या बोलता है, हम थोड़े 2 मिनट के लिए आपको थोड़ा ओवरव्यू दे रहे हैं IFRS 16 का। तो बुक्स किसकी थी हमारे पास में, लेसी की बुक्स थी और लेसर की। लेसर की बुक्स FR में नहीं थी। लेसी के लिए चाहे आप ऑपरेटिंग लीज पे लो चाहे फाइनेंशियल लीज पे लो, अकाउंटिंग सेम होने वाली है। इसीलिए आपको नहीं पढ़ाया गया था, आपको क्या एक ही मेथड, सिंपल एक मेथड बता दिया गया था। लेकिन SBR में यहाँ पर लेसर की बुक्स भी है कि लेसर की बुक्स में कैसे अकाउंटिंग होती है। जब लेसर अपनी बुक्स में अकाउंटिंग करता है ना, तो उसको वाइफिकेट करना पड़ता है कि वो ऑपरेटिंग लीज पे हम दे रहे हैं प्रॉपर्टी को या फाइनेंशियल लीज पे दे रहे हैं। सर होता क्या है वो अभी हम नहीं बताएंगे, वो हम लोग IFRS 16 पढ़ेंगे तो बताएंगे। तो हम लोग को देखना पड़ता है, अगर हम लेसर हैं तो हमको देखना पड़ेगा कि हम उस एसेट्स को फाइनेंशियल लीज पे दे रहे हैं कि ऑपरेटिंग लीज पे दे रहे हैं। अगर हम उस एसेट्स को फाइनेंशियल लीज पे दे रहे हैं तो दैट प्रॉपर्टी इज नॉट द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं होगी। ठीक है, अगर उसको ऑपरेटिंग लीज पे दे रहा है तो ही वो मेरी क्या होगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर आएगी। ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर कोई लेसर है उसने प्रॉपर्टी लीज पे दी है अंडर द फाइनेंशियल लीज, तब नहीं लगेगा IAS 40। ऑपरेटिंग लीज पे दोगे तो ही लगेगा। तो यहाँ पे अगर आपने रेफरेंस लिखना है तो लिख लो अप्लाई ओनली इफ प्रॉपर्टी इज गिवन अंडर द ऑपरेटिंग लीज, तभी IAS 40 लगेगा। फाइनेंशियल लीज पे दी है तो नहीं लगेगा। सर क्या लगेगा फिर, वो अभी नहीं बताएंगे, लेकिन IAS 40 नहीं लगेगा। तो ये प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर IAS 40 नहीं लगने वाला है। कभी पूछा नहीं है इन लोगों ने, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकते हैं। ये इसके ऊपर केस स्टडी बहुत अच्छी बन सकती है इसके ऊपर से, ये वाले पॉइंट से मेरे हिसाब से, क्योंकि CPA वगैरह में बहुत केस स्टडी बनती है। CPA में 5-6 बार पूछा हुआ है इसके ऊपर से, इसी टॉपिक से CPA के अंदर। ठीक है, तो पता नहीं इसी से लिए SBI में क्यों नहीं पूछते, कभी आया नहीं है, लोगों ने पूछा नहीं है। बहुत अच्छी केस स्टडी बन सकती है। नेक्स्ट मेजरमेंट, वो हम लोग पूरा कर लिया। मेजरमेंट, कॉस्ट मॉडल, फेयर वैल्यू मॉडल, वो कुछ सेम वही बात लिखी हुई है। ट्रांसफर केसेस में सारे कर लिए हैं, ठीक है ना, ये ट्रांसफर केसेस हैं। ये देख लो खत्म हो गया यहाँ पे आपका पूरा IAS। ऊपर कुछ क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन आप टिक करोगे, क्वेश्चन आप खुद करोगे, और डिस्क्लोजर दिया है। जो क्वेश्चन हम छोड़ते हुए चल रहे हैं वो क्वेश्चन आपको करने हैं। छोड़ हम क्यों रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। वो स्टेप से उससे ज्यादा अच्छे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करा दिए क्लास में। ठीक है, ये क्वेश्चन जो छोड़ रहे हैं वो आपको जरूर से करने हैं, बहुत टाइम नहीं लगेगा, 5 या 7 या 10 मिनट आप पढ़ने बैठोगे तो भी आपका हो जाएगा। बाकी जो छोटे छोटे कंसेप्ट जो मैं 2-3 कंसेप्ट और डाले हैं वो आपकी बुक में नहीं दिए हैं, और जो कि किसके ऊपर केस स्टडी आई हुई है, इसके ऊपर केस स्टडी आई हुई है। देखो यार बाबू दिखा देते एक बार, ये इंटर कंपनी रेंटल्स केस स्टडी आई, आपके एग्जाम गेट में दिला देंगे, क्वेश्चन आया हुआ है, और इवन आपकी बुक में नहीं है, वो टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो IAS 40 पूरा उन्होंने बता दिया। जितने भी IAS कराते चल रहे हैं, रिक्वेस्ट यही रहेगा कि साथ साथ रिवाइज जरूर कर लेना। ठीक है ना, एक बार रिवाइज कर लेना, भले ही उसके बाद आप 1-2 महीने उठाओ, वो कोई दिक्कत नहीं है। उस IAS को 1-2 महीने उठाओ चलेगा, लेकिन जिस दिन पढ़ाया उसके 1-2 दिन के अंदर रिवाइज कर लेना, ताकि माइंड में बैठ जाए वो चीज। वरना आप 2 महीने में उठाओगे ना तो आपको याद ही नहीं आएगा सर ने बोला क्या था IAS 40 में, फिर क्या करोगे, क्लास देखोगे दोबारा, रिकॉर्डेड क्लास, टाइम वेस्ट करोगे अपना। कोई मतलब नहीं है, जिस दिन पढ़ा रहे हैं उसके 1-2 दिन के अंदर रिवाइज कर लो, ताकि आपके माइंड में अंदर चला जाए सारे एग्जाम पे, क्योंकि हमको बहुत सारी चीजें बोलनी है। ठीक है, इसलिए आपके माइंड के अंदर 1-2 दिन के अंदर रिवाइज कर लोगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा कि हाँ सर ने क्या बोला था, एक बार माइंड में चला गया। अभी उसको 2 महीने बाद उठाओगे तो आपको माइंड में आ जाएगा दोबारा से वो चीज, इसलिए 1-2 दिन के अंदर रिवाइज जरूर कर लेना सारी चीज। तो IAS 40 कंप्लीट हो चुका है, IAS 16 कंप्लीट हो चुका है, दोनों आप रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट वीक हम लोग जब मिलेंगे, आज हम लोग यही रोक रहे हैं, आज नेक्स्ट वीक जब मिलेंगे तो हमारा टारगेट रहेगा एटलीस्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए। इस चैप्टर में हम लोग को 4 IAS बचे हुए, तो चारों IAS बहुत छोटे छोटे से IAS है, बहुत टाइम नहीं लगने वाला है IAS के अंदर चारों IAS में, और बहुत कंसेप्चुअल है, बहुत मजा आएगा पढ़ करके आपको। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, टिल देन एंजॉय, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम, सर बाय बेटा, बाय। बाय।